हो गया लाइव है। हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अर्जुना जेई 2026 बैच में। और हम लोग मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज इसका लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं। तो बताइए भाई, कैसे हैं सब लोग? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सब लोगों को। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हो भाई सब? एकदम जोरदार हो? ऑडियो वीडियो क्लियर? एक बार फटाफट से आप मुझे थम्स अप करके बता सकते हो कि सब कुछ अच्छा चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यस, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। हाँ, चश्मा चश्मा रह गया भाई, आज छूट गया चश्मा। आज बिना चश्मे के पढ़ाएंगे? क्या बात कर रहे हो सर? एक उस सी तो नहीं लिख दोगे? ना ना ना, नहीं होगा ऐसा। टेंशन मत लो तुम। अरे सब सही चलेगा, चिंता मत करो भाई। हाँ, चश्मा रह गया घर पे। यस, गुड इवनिंग सब लोगों को, नमस्कार, गुड इवनिंग। प्रणाम प्रणाम बेटा, प्रणाम सब लोगों को। सब मस्त हो? लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ी रिवाइज करके आए हो उसको, है ना? लास्ट क्लास में ही असली केमिस्ट्री हम लोगों की हमारी स्टार्ट हुई थी, है ना? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और ऐसी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट करी थी। तो उम्मीद है मुझे आप सब लोग बढ़िया ढंग से पढ़ के आए हो, है ना? रिवाइज करके अच्छे ढंग से आए हो ना। आज मेरे जो स्क्रीन लगी हुई है ना, जो आप लोगों के कमेंट्स मुझे दिखते हैं वो इधर लगी हुई है ना, राइट साइड में लगी हुई है। तो मेरा ध्यान काफी टाइम के लिए इधर भी जाएगा। तो आप लोगों को ऐसा ना लगे सर इधर कौन बैठा है, कोई और तो नहीं है? हैं? बार बार कैसे देख रहे हो सर इधर? तो वो रीजन नहीं है भाई, इधर स्क्रीन तुम्हारी जो है वो जिसपे मुझे कमेंट्स दिखने हैं आपके, वो इधर लगी हुई है। इस वजह से मेरा ध्यान बार बार जाएगा इधर, और कोई नहीं बैठा इधर, है ना? तुम टेंशन ना लियो, ठीक है? डन, है ना? हैंडसम है ना, वो तो मैं हूं, है? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ यार, आज चश्मा रह गया घर पे एक्चुअली। और थोड़ा मैं अभी भागते दौड़ते पहुंचा हूँ क्लास में भी, तो इस वजह से, है ना? चलो फिर करें अगर हम लोग स्टार्ट, अगर तुम लोग कह दो तो सेशन को कर देते हैं स्टार्ट। कहाँ गया पेन? ओहो, आज तो पेन भी बदला हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें स्टूडियो में कुछ चेंज लग रहा है क्या आज? तुम्हें फील आ रही है क्या कि आज ऐसे सर कहीं और पहुंच गए हो जैसे, है भाई? ऐसा लग रहा है क्या आपको? हम्म, ऐसा लग रहा है क्या कि सर कहां चले गए हो आज? आज तो ऐसा लग रहा है कहीं दूसरी जगह चले गए हो जैसे। हम्म ऐसा लग रहा है? बताओ बताओ। लग रहा है ना ऐसा? हाँ, लग रहा है ना, लग रहा है ना ऐसा? हाँ, आज सर तो सर कहीं और हो आप, है ना? लाइट्स वगैरह सब कुछ चेंज है। है ना, है ना, है ना, है ना? आज क्वालिटी भी चेंज है ना? हाँ ये है। तो आज स्टूडियो का जो लोकेशन है वो चेंज हुआ है बेटा, है ना? आज स्टूडियो का लोकेशन चेंज हुआ है, इस वजह से आपको बदला बदला सा दिख रहा है, सब कुछ अलग अलग सा लग रहा है ना? हम्म तो करें फिर, हम लोग कर दें क्या स्टार्ट सेशन को, अगर तुम लोग कहो तो? भिलाई आ रहे हो सर? हाँ जी, भिलाई आ रहे हैं साहब। कल कल भिलाई में अपना इवेंट है आगाज, और परसों है बिलासपुर। तो एकदम से 2 दिन के दौरे पे रहेंगे हम लोग छत्तीसगढ़, है ना? तो जो भी मेरे भाई बहन हैं, छोटे भाई लोग जो बिलासपुर भिलाई के आसपास रहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि मिलना हो जाए अपना ना, तो आप लोग आइएगा भिलाई और बिलासपुर कल और परसों, 2 दिन शानदार, है ना? बहुत सारे लोग हैं, 4-5 लोग हैं हम लोग इस इवेंट के लिए, है ना? आपको बताइए आगाज इवेंट अपने चलते रहते हैं, तो ये 2 इवेंट होने वाले हैं। यस, ठीक है। एक कह रहा सर शादी होगी क्या आपकी? क्यों बे भाई, क्या इरादा है तेरा? है? शादी होगी बेटा मेरी, होगी, शादी होगी मेरी, है ना? और जनरली ऐसा होता है कि इंसान जो होता है वो उसकी एक ही शादी होती है ना? और वो मेरी हो चुकी है। हालांकि कुछ एडवेंचरस लोग होते हैं जो एक से ज्यादा भी कर लेते हैं, 2-3, है ना? कुछ लोग तो 4-4 तक पहुंच गए हैं। तो मतलब ऐसा मेरा सीन कोई लग नहीं रहा अभी, ऊपर वाले की दया से, है ना? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो एक बार तो बेटा हो चुकी है मेरी, है ना? यस, हाँ। तो आ जाओ आ जाओ, अगर तो आपकी नजरों में है कोई तो अब आई एम सो सॉरी फॉर दैट, है ना? आओ। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन से उनका डिस्कशन करेंगे। और आज जो 3 लॉ अपने बच गए थे, इन 3 लॉज के बारे में बात करेंगे। उसमें से एक लॉ होगा गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम,
है ना, और फिर उसके बाद एवोगाड्रोस लॉ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और सबसे लास्ट में अगर हमारे पास टाइम रहा तो मैं हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास का जो टॉपिक है वो भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, डन है, यस। हाँ, तो ये आज का जो अपना टॉपिक है वो रहने वाला है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और इसमें कुछ क्वेश्चंस थे बेटा जो मुझे आप लोगों को सॉल्व करवाने थे। एक बार के लिए फटाफट देख लेते हैं उन क्वेश्चंस को। यस, बताओ जरा इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन मिला था आपको। आया भाई, सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे रहे, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। यस, सबका ध्यान स्क्रीन पे रहे, है ना, अच्छे से क्वेश्चंस को समझना। आप लोगों ने सॉल्व किया होगा ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है, बाद में ये मत कहना कि हमें तो समझ में नहीं आया, है ना, ये सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं कर रहे हैं। 10th क्लास तक तो हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते थे, ये वाले सर से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे, है ना। तो बेटा अब इधर बोर्ड पे देखोगे ढंग से तो सारे क्वेश्चन, है ना, हो जाएंगे। 6.6 आ रहा, बिल्कुल सही बात है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखता है कि NaHCO3 था आपके पास, सोडियम बाइकार्बोनेट था, और इसमें आपने क्या डाल दिया सर, हमने इसमें एसिटिक एसिड डाल दिया। तो बताइए क्या बनेगा सर, बन जाएगा सॉल्ट CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2, यही बनेगा क्या? अरे बोलो तो सही, यही बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा सर। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि आपके पास ये NaHCO3 कितना था, 12.6 ग्राम था, और ये कितना था, 30 ग्राम था, एंड रेजिड्यू इज फाउंड टू वेट 36 ग्राम। रेजिड्यू की बात हो रही है, इसका मतलब इसकी बात हो रही है। और ये जो कहता है कि द गैस द मास ऑफ CO2 रिलीज इन दिस रिएक्शन, मतलब x की वैल्यू बताइए। तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि सर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बोलो, तो यहां से जो x का वैल्यू है सर वो कितना मिल जाएगा, 6.6 ग्राम मिल जाएगा। और यही मेरा फाइनल आंसर है। एक बार फटाफट थम्स अप कर दो, कितने लोगों का सही हो गया था ये। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, आपको ये ना कह दे सर ये भी हमें सही नहीं समझ में आया। यस, क्लियर है, क्लियर, अरे क्लियर है क्या बेटा? देखो रेजिड्यू का मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये तो गैस है, ये गैस जो होगी वो उड़ जाएगी, है ना। गैस तो उड़ गई और जो पीछे बचा है उसको रेजिड्यू कह रहा है, और वो कितना होगा, 36 ग्राम होगा। CH3COH और CH3CONA प्लस H2O, है ना, ये वाला रहेगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आगे आइए, एक और क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, है ना, ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क था। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने किया होगा क्वेश्चन, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको पोल दूंगा स्क्रीन पर, है ना। एक बार इसका पोल कर लेंगे, सीधा सीधा सा, है ना। तो क्वेश्चन ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से जो कंपाउंड्स है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट करते हैं। ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा, यस, क्योंकि ये क्वेश्चन होमवर्क में था, तो सॉल्व आप लोगों ने घर पे किया है, इसका सीधा सा आपको पोल मिलेगा, है ना। तो सीधा सीधा सा बताइए जरा, इसका आंसर क्या होने वाला है ना, इसका आंसर क्या होने वाला है। सीधा सीधा सा पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है। यस, सीधा सा पोल आपकी स्क्रीन पर है बेटा, फटाफट से देख लो और निपटा दो। 30 सेकंड का सिर्फ मैंने पोल दिया आपकी स्क्रीन पर। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता था कि सर उसमें 2 एलिमेंट होने चाहिए। यस सर, उसमें 2 एलिमेंट होने चाहिए, सर उसमें 2 एलिमेंट होने चाहिए, और ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करना चाहिए। अगर इनमें से किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट बना दो, तो इस कांस्टेंट मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास रिएक्ट करेगा, सर उसका जो रेशियो है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए, है ना। और वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो किस केस में आ रहा है सर, सिर्फ और सिर्फ एस की केस में आ रहा है। वेरी गुड बेटा, 87% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की जब भी बात होती है, जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट से मिलकर बनेंगे। देखो यहां पर 3 एलिमेंट है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो ही नहीं सकता। यहां पर भी 3 एलिमेंट है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कभी हो ही नहीं सकता। यहां पर भी 3 एलिमेंट है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं हो सकता। यहां सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तो यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो सकता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बताइए इनमें से कौन सा कंपाउंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दिया गया था, और इस वजह से मैं इस क्वेश्चन का भी टाइम नहीं दूंगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि घर पे सॉल्व करने के लिए दिया गया था। मैं इस क्वेश्चन का भी डायरेक्ट पोल देने जा रहा हूं, और पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है। बताइए इस क्वेश्चन का डायरेक्ट पोल, और पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसमें मुझे लग रहा है काफी सारे लोग गलती करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन में काफी सारे लोग गलती करेंगे, ऐसी मुझे फील आ रही है। यस, ऐसी मुझे फील आ रही है। और ऐसा सुनने में आया है कि यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने यूपी बोर्ड से क्लास 10th पास करी होगी,
मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आप सबका रिजल्ट बहुत शानदार रहा है, बहुत जबरदस्त रहा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो टॉपर है वो हमारे पीडब्ल्यू के बैचेस से पढ़ा हुआ है ना। तो देख रहे हो कितनी बड़ी खुशी की बात है ना। आज हम हर जगह पे अपना परचम लहरा रहे हैं। कल यूपीएससी का रिजल्ट आया है ना, यूपीएससी में भी बहुत शानदार रैंक फिजिक्स वाला से आई है ना। तो अब तो हर जगह, मतलब हर जगह का यही सीन हो गया भाई, है ना। पीडब्ल्यू इज एवरीवेयर। ये देखो मैं आपसे कह रहा था ना, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने गलती करी होगी। यस 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 यस, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने गलती कर दी। ये जो 38% लोग हैं, इन्होंने थोड़ी सी कहानी को गलत समझ लिया। 51% देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है बेटा, उसकी भावनाओं को समझो कि सर उसमें दो एलिमेंट होने चाहिए। दो एलिमेंट, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मान लेते हैं, दो एलिमेंट है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो सारे के सारे कंपाउंड्स बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बने होने चाहिए, उन्हीं दो एलिमेंट से मिलकर बने होने चाहिए। जैसे मान लो यहां पर बना एक एनओ, है ना, दो एलिमेंट से मिलकर बना। ये भी दो ही एलिमेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और ये भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। मतलब जितने भी कंपाउंड्स हैं सारे के सारे दो ही एलिमेंट से मिलकर बने होने चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में तीन एलिमेंट आ ही नहीं सकते, दो ही एलिमेंट आ सकते हैं। यहां देखो, तो यहां पर देखो कार्बन ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, यहां तो सर तीन एलिमेंट आ गए। अरे भाई तीन एलिमेंट आ गए, है ना, तीन एलिमेंट आ गए तो कैसे काम चलेगा। यस, तीन एलिमेंट आ गए तो कैसे काम चलेगा, वहीं पर गड़बड़ हो गई। ये देखो ऑप्शन गलत नहीं थे बेटा, मैं बता रहा हूं ना, ये ऑप्शन गलत नहीं थे। ये जेई ऐसा करता है ना, जेई ऐसा करता है। तुम्हें यहां पर मतलब ए भी यहां, चलो 1 2 3 4 लिखना होना चाहिए था, लोग चलो कोई बात नहीं, है ना, ये 1 2 3 4 होना चाहिए था वैसे, लेकिन ऑप्शन आपको ये देखने थे, ये है ऑप्शंस, यहां से ऑप्शन नहीं देखने थे। कई बार यहां लिखता है वो एक्चुअली ABCD ऐसे लिख देगा, और यहां पर आपको पूछेगा कि बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहां 1 2 3 4 लिख देगा। लेकिन ऑप्शंस तो ये वाले हैं ना, ABCD ये ऑप्शंस है ना। अब इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सर ये वाले ऑप्शन करेक्ट है, NO NO2 N2O5, और वो यहां पर कहां है, सी ऑप्शन में। तो बस ये वाला ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मुझे लग रहा जो 38% लोग थे उन्होंने इसको ऑप्शंस मान लिए, ABCD इनको ऑप्शंस मान लिया, है ना, है ना, है ना, है ना, हाँ वो गलती होगी, है ना। तो मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया आपको कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट से मिलकर बने होंगे। तो सर यहां पर देखिए तीन एलिमेंट आ गए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं हो सकता। यहां 1 2 3, यहां पर भी तीन एलिमेंट आ गए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं हो सकता। यहां पर भी तीन एलिमेंट आ गए, लॉ ऑफ मल्टीपल, यहां तो चार आ गए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं हो सकता, है ना, तीन है वहां पर भी, है ना। तो तीन में कभी भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं होगा। यस, क्लियर है क्या, समझ में आ गया अब तो क्वेश्चन। आओ फिर एक और क्वेश्चन कर दिया था, ये वाला क्वेश्चन था, है ना, ये वाला क्वेश्चन था, बताइए ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या आपसे। यस, ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या बेटा। देखो मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, कई बार ऐसा हो सकता है कि डीपीपी में एक आधा क्वेश्चन ऐसा रह जाए, है ना, डीपीपी में एक आधा क्वेश्चन ऐसा रह जाए जो हम लोगों ने क्लास में ना किया हो, तो आप उसको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बजाय आप उसको छोड़ दिया कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि अपनी क्लास में नहीं हुआ है तो जब नेक्स्ट क्लास में हो जाए तब उसको कर लेंगे, है ना। तो आप इतना टेंशन में घबरा गए और एकदम से वो मत किया कीजिए, सर पता नहीं क्या हो गया, है ना, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। ये वाला क्वेश्चन में क्या रेशियो मिला आपको, क्या रेशियो मिला बेटा। अरे बहुत बढ़िया लड़कों, मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों का रेशियो सही आ रहा है, वेरी गुड बेटा जी, एकदम जबरदस्त जोरदार, मजा आ गया मतलब। तो मतलब इसका आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ में आ चुका है ना। और जिसको नहीं आया बेटा मैं वापस बता देता हूं, देखो आओ, कहता है कि कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म टू ऑक्साइड्स। जो फर्स्ट ऑक्साइड है, यस, जो फर्स्ट ऑक्साइड है, जो फर्स्ट ऑक्साइड है उसमें यह कहता है कि कार्बन का जो परसेंटेज है वो 42.9% है। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो ऐसे टोटल मास को आप 100 मान लिया करो। जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज दिया गया हो आप टोटल को 100 मान लिया करो। यस, तो उससे हमारा क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। तो आप ऐसे मान लो कि जो ऑक्साइड का मास है, यस, जो मास ऑफ ऑक्साइड है बेटा वो कितना है, सर मास ऑफ ऑक्साइड जो है ना वो कितना मान लो आप, 100 ग्राम मान लो। अब इसको आप 100 मानोगे या फिर कुछ और मानो, आपकी श्रद्धा है। क्वेश्चन रिजल्ट सेम ही आना है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर आप 100 मान लोगे ना तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप 100 की जगह 50 मान लो भले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे, 50 का 42.9% कार्बन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 100 मान के करोगे ना तो आपका क्वेश्चन जल्दी होगा, है ना, फास्ट होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगी, ठीक है। तो मास ऑफ ऑक्साइड हमने मान लिया कितना है बेटा, 100 ग्राम, और 100 ग्राम में कहता है कि 42.9% जो है वो कार्बन है। इसका मतलब फटाफट से बता दो मुझे, मास ऑफ कार्बन कितना हो गया, 100 का 42.9% मतलब 42.9 ग्राम हो गया। यस, और वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं
मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, बोलिए मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो 100 माइनस 42.9 ग्राम, है ना। तो ये बता दो मुझे यहां से ऑक्सीजन का मास कितना मिल गया आपको, क्या आपको ये 57.1 ग्राम मिला क्या, जल्दी से बता दो, क्या यही मिल रहा है क्या आपको, एक बार के लिए फटाफट चेक करके बताओ, क्या यही मिल रहा है, कैलकुलेशन मेरी ठीक है क्या। और अगर ये ठीक है तो फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड ऑक्साइड की। यस, जो सेकंड ऑक्साइड है उसमें आपको दे रखा है कार्बन का मास कितना है, मास ऑफ कार्बन 20%। यस, तो कार्बन 20% मतलब 20 ग्राम, क्योंकि टोटल मास कितना है 100 ग्राम है। ठीक है, तो बताइए मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, सर मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 100 माइनस 20, कितना हो गया 80 ग्राम। अरे हाँ ना बोलना बेटा, ठीक है दादा, मैं सही कह रहा हूं, यस ठीक है सर। अब लेकिन देखिए सर, ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये दोनों है तो ऑक्साइड ही, ये दोनों किससे मिलके बने, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बने दोनों कंपाउंड्स। लेकिन सर दिक्कत यह है कि ना तो कार्बन का मास और ना ही ऑक्सीजन का मास, किसी भी एलिमेंट का मास दोनों में कांस्टेंट नहीं है। ये वो वाला क्वेश्चन है जो हमने लास्ट में किया था, किसी भी एलिमेंट का मास कांस्टेंट नहीं है। तो अगर कांस्टेंट नहीं है तो मैं अपनी मर्जी से कांस्टेंट बनाऊंगा। यस, मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा, किसी भी एलिमेंट का मास कांस्टेंट बना लो, आपकी श्रद्धा आप कार्बन को कांस्टेंट बनाना चाहो, आपकी श्रद्धा आपको आप ऑक्सीजन को कांस्टेंट बनाना चाहो, इट्स योर चॉइस, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लेता हूं कार्बन को कांस्टेंट बना लेता हूं, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बेटा 42.9 ग्राम ऑफ कार्बन, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है सर 57.1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। बोलो मैं सही कह रहा हूं क्या, यस। तो मुझे एक बात बताइए, 1 ग्राम जो कार्बन होगा वो कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, 57.1 डिवाइड बाय 42.9 ग्राम ऑक्सीजन। तो क्या ये आपको 1.3333 ग्राम ऑक्सीजन मिल रहा है क्या, एक बार देखना जरा, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो इतना मिल रहा है क्या आपको, एक बार चेक करना जरा। और वैसे ही अगर मैं इधर बात करूं सेकंड ऑक्साइड में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो 20 ग्राम कार्बन है वो सर 80 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक कह रहा हूं। तो सर 1 ग्राम जो कार्बन होगा वो कितने के साथ रिएक्ट करेगा, सर वो 80/20 मतलब वो 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। अब आप देखिए ये जो दोनों ऑक्साइड है, इन दोनों ऑक्साइड में मैंने किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट बना दिया, किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट बना दिया, और वो कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन, कार्बन का मास मैंने दोनों में कांस्टेंट बना दिया। अब इस कांस्टेंट मास ऑफ कार्बन के साथ जो दूसरा ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है उसका रेशियो निकालिए, रेशियो मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। मुझे किसके मास का रेशियो निकालना है, ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालना। जिसको कांस्टेंट बना दिया उसको भूल जाइए, जो दूसरा एलिमेंट है उसके मास का रेशियो निकालिए। और ये जो रेशियो है बेटा जी कितना आ रहा है, 1:3 आ रहा है, और ये होल नंबर है, इसका मतलब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फुलफिल कर रहा है सर। बताइए क्या तुम मेरी बात को समझ गए क्या, यस 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 यस, क्या आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है क्या, बोलना पड़ेगा आप सब लोगों को। अगर आपको समझ में आ गया तो सारे लोग डन लिख दें, थम्स अप कर दें एकदम कि सर मजा आ गया। यहां तक 3 लॉज जो है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 3 समझ में आ गए ना, तो अब ये जो अगले 2 हैं ये तो बहुत आसान है। फिर एक और थोड़ा सा मुश्किल आएगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लेकिन उसको भी देख लेंगे, तुम टेंशन मत लेना बस। यस बोलिए दादा, हाँ ना बोलना पड़ेगा, क्लियर है, डन है, यहां तक आगे चल सकते हैं हम लोग आगे चल सकते हैं, हम लोग आगे चल सकते हैं पक्का। अगर किसी ने कार्बन का मास कांस्टेंट ना मान के ऑक्सीजन का मास कांस्टेंट माना है तो उसकी सेहत पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, है ना, तब भी जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा, आप टेंशन ना लें। डन है, यस बेटा। रेशियो, ये रेशियो कैसे आया, ये 3 कैसे आया बेटा, सिंपल रेशियो कैसे निकालते हो आप लोग, ऐसे मत करो यार। सिंपल रेशियो कैसे निकालते हो, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको दोनों में डिवाइड करते हो, है ना। तो इन दोनों में छोटा नंबर 1.33 है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, दोनों में डिवाइड कर दीजिए, तो 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, खत्म है। 1:3 एक होल नंबर रेशियो है, क्या दिक्कत है, यस समझ गए आप लोग, सारे बच्चे, सारे लोग, डन है, आगे चल सकते हैं मेरे हिसाब से। सर कैलकुलेशन बहुत जोरदार है ना, कैलकुलेशन है मेरी, कैलकुलेशन बहुत जोरदार है।
अबे तुम एक काम करो, 1.3333 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 तरीका 9 3.9999999999 मैं 4 बोल सकता हूं ना। इसका मतलब रेशियो 1:3 नहीं आएगा क्या यार? कैसी बात कर रहे हो यार? यार मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार, कोई बोल ही नहीं रहा, बताओ हद है मतलब। अरे दादा समझ में आया ना, 1:4 नहीं आएगा, 1:3 आएगा। कौन सी स्कूल में पढ़े हो बे? सचिन सर से मुझे कंप्लेंट करनी पड़ेगी आप लोगों की, आज शिकायत करनी पड़ेगी कि बताओ इसका रिजल्ट पूछ रहे हैं मेरे से, इसका सिंपल रेशियो पूछ रहे हैं, बताओ। हाँ बोलो। यस समझ गए? अरे क्या बात है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाइए फिर, आ जाइए फिर आगे चलते हैं, है ना? आ जाइए फिर आगे चलते हैं, है ना? एक दो डाउट देख लेते हैं आप लोगों के, फिर आगे चलेंगे, है ना? मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन नहीं समझ आया सर? अर्पित शर्मा जी, बेटा जी 10वीं क्लास पास करके आए हो आप? बेटा 1.333 और 4 का सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकाला जाता है? जो सबसे छोटा नंबर होता है इन दोनों में, उस छोटे नंबर को सब में डिवाइड कर दो। तो जब आप 1.33 को दोनों में डिवाइड करोगे तो इसमें तो 1 बन जाएगा, और इसमें डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 1:3 आएगा। ठीक है ना? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। होल नंबर नहीं है बेटा, होल नंबर ही है ये। 3.99999999 को 4 ही माना जाएगा। इतना होल नंबर मानना पड़ेगा इतनी कैलकुलेशन में, मतलब हाँ इतना तो मानना पड़ेगा बेटा अप्रोक्सीमेशन। सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को थोड़ा सा ब्रीफ कर दो, है ना बेटा? ब्रीफ मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा अब ना, क्योंकि देखो लास्ट के क्वेश्चन करवाने में 25 मिनट चलेंगे, है ना बेटा? आगे भी पढ़ाना है, और मैं वैसे भी क्लास में इतना धीरे धीरे पढ़ाता हूं, और उसमें भी तुम मेरे से ब्रीफ मांगोगे तो ये सिलेबस 3 साल में खत्म होगा बेटा। समझ नहीं रहे हो तुम मेरी बात को? सर आप तो जबरदस्ती होल नंबर बना रहे हो बेटा। जबरदस्ती होल नंबर मिला के क्या मेरे घर पे कोई धान की बोरी पहुंचाएगा ये? है नहीं ना, जो है वो मैं बता रहा हूं कि इतना अप्रोक्सीमेशन आपको लेना पड़ेगा, है ना? 1.33 को 4 से डिवाइड करने पे 3 मिलता है, ये आपको मानना पड़ेगा, इतना अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। 3.99999999 को मैं 4 मान सकता हूं भाई, इतना अप्रोक्सीमेशन लेके चलो। और अगर तुम नहीं मानना चाहते, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी मर्जी है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? इट्स योर चॉइस, है ना? मत मानो, कोई दिक्कत नहीं। हाउ इन द लास्ट स्टेप इट बिकम्स 1:3? वो बेटा मैं बता दिया, 4 बार मैंने उसी चीज को रिपीट किया। सर ऑक्सीजन का कांस्टेंट करके 3:1 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है बिल्कुल। ऑक्सीजन का कांस्टेंट कर दो, 3:1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 3:1 भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देख रहे हो तुम ये वाला क्वेश्चन, मतलब कैसे 1:3 में कितना डाउट है, 1:3 में कितना डाउट है? आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि 1:3 कैसे आ गया? बेटा 1:3 होल नंबर नहीं है दिवांश, 1:3 होल नंबर नहीं है। मैंने कब कहा 1:3 होल नंबर है, 1.33 होल नंबर है? नहीं, आपको क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है। वो जो रेशियो है वो होल नंबर आना चाहिए बेटा। रेशियो तो होल नंबर आ रहा है ना, 1.3 और 4 का जो रेशियो है वो तो होल नंबर आ रहा है ना, 1:3। ये होल नंबर होना चाहिए, है ना? ये होल नंबर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे चलते हैं, है ना? चलो फिर आगे चलते हैं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। थोड़ा अच्छे से नाम बोलना इसका, है ना? गे-लुसैक्स और लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, है ना? देख लो बेटा सारे लोग, ध्यान से देखना स्क्रीन पर। इसमें एक चीज देखिए, इसमें एक छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आपको इसके लॉस के नाम से ही ध्यान रखना है कि इसमें किसकी बात हो रही होगी, वॉल्यूम की बात हो रही होगी, है ना? किसकी बात हो रही होगी? वॉल्यूम की बात हो रही होगी। और दूसरी चीज, किसके वॉल्यूम की बात हो रही होगी? आपके और मेरे वॉल्यूम की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? गैसेस के वॉल्यूम की बात हो रही है। किसके वॉल्यूम की? गैसेस के वॉल्यूम की बात हो रही होगी। यस समझ गए? तो देखो लॉ क्या कहता है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। यस मैं एग्जांपल दूंगा और फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा। एक रिएक्शन है H2 प्लस Cl2, और इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिया? HCl बना दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि ये लॉ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। उसमें ध्यान भी पड़ रहा है, मतलब इसके जो लॉ है ना, उसी में नाम में भी लिखा हुआ है ये। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि क्या ये रिएक्शन जो है बैलेंस है क्या? यस क्या रिएक्शन बैलेंस है क्या? आप बोलोगे नहीं सर कैसी बात कर रहे हो सर, कहां से बैलेंस है? इधर देखो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो यहां 2 लिखिए आप, है ना? तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है अब जाके बैलेंस्ड हो गई, है ना? तो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपके सामने, है ना? एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपके सामने। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये, मान लो इस रिएक्शन में ये जो H2 है इसका 50 ml इस रिएक्शन में काम में आ रहा है। कितना ml काम में आ रहा है? 50 ml।
तो इस रिएक्शन में क्लोरीन का भी कितना एमएल काम में आएगा, है ना। मान लिया हमने कि इस रिएक्शन में H2 का 50 ml काम में आ रहा है ना। मैंने मतलब अब आप में से देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 50 कैसे आ गया, अरे मैंने माना अपनी मर्जी से भाई। लेट द वॉल्यूम ऑफ H2 यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज 50 ml। मानने को कुछ भी मान सकते हो बे साला, मानते हो तो तुम भी बहुत सारी चीजें हो ना, है ना, मान के खुश हो जाते हो, है ना। तो मैंने भी मान लिया, तुम अलग चीज मानते हो, मैं केमिस्ट्री मान लेता हूं 50 ml है। यस, तो अगर इसका 50 ml है तो देखो अगर यहां 1 लिखा है तो यहां पर भी 1 लिखा है, तो अगर इसका 50 ml काम में आया तो H2Cl2 का भी कितना ml काम में आएगा, 50 ml काम में आएगा, बोलो। और सर देखो इसके 1 से इसका 2 बनता है तो इसके 50 से इसका डबल बन जाएगा, 100 ml बन जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? 50 से क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। अब ये जितनी भी गैसेस हैं, एक कंडीशन मानी जाती है कि ये जो सारी गैसेस है इनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या मान के चलना आपको, क्या मानना है आपको कि जो सारी गैसेस हैं इन सारी गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। मान लिया सर, है ना, ये कंडीशन होनी जरूरी है, सारी गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना जरूरी है। ठीक है सर, जरूरी सेम है सर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, है ना, रेशियो ऑफ वॉल्यूम। इन गैसेस के वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा सर? इन गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो आ रहा है 50 और 100। सर ये जो रेशियो है ना, ये 1:2 आ रहा है, और ये जो रेशियो है कैसा होना चाहिए, सिंपल रेशियो होना जरूरी है। देख लीजिए, सिंपल होल नंबर रेशियो मिल गया क्या? अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब सर ये गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को फुलफिल कर रहा है। ये लॉ और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, बहुत आसान चीज है कि अगर मान लो किसी केमिकल रिएक्शन में गैसेस पार्टिसिपेट कर रही हैं, यस, और सारी गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है तो उनके जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा वो एक होल नंबर रेशियो होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। बस इतनी सी बात कहना चाहता है, इतनी सी बात कहना चाहता है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये तो आसान हो गया यार, कोई बोल ही नहीं रहा यार। अरे दादा मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार। यस, ये वही रेशियो जिसको हम लोग अभी पहले पढ़ के आए हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो भाई, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में वही रेशियो की यहां बात हो रही है यार। बोलो ना यार दादा। ठीक है, एक और एग्जांपल दो, एक और एग्जांपल दो, एक और एग्जांपल है ना। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर हमारे दिमाग की बत्ती इतनी आसानी से नहीं जलती सर। सर हम गजनी है सर, गजनी। अच्छा तुमने गजनी मूवी देखी है? गजनी मूवी देखी है आमिर खान वाली, काफी पुरानी मूवी है। उसको भूलने की बीमारी होती है ना। तो तुम में से भी होंगे कई गजनी, है ना, जो आज बोल रहे थे ना सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का ब्रीफ दे दो सर। वो गजनी है भाई, छोटे मोटे वो भी गजनी है। आओ देखो एक और एग्जांपल देता हूं, है ना, एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है N2 प्लस H2 प्लस NH3, है ना, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। सर ये एक रिएक्शन लिखी है, लेकिन सर इस रिएक्शन की खास बात क्या है सर, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। नहीं देखी सर? अरे यार तुम लोग क्या क्या, बेटा कोई डंकी मूवी भी देख लिया करो। हाँ, तुमने पता नहीं कौन सी मूवीज देख रखी हैं, आजकल का भरोसा नहीं तुम्हारा। इस रिएक्शन को बैलेंस करो, देखें सबसे पहले। इस रिएक्शन को बैलेंस करो, देखें। यस, हो जाएगी क्या बैलेंस? सर बैलेंस कैसे करते हैं 10वीं क्लास में पढ़ाया गया था, 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना, वहां पर आप लोग ये चीज पढ़ते थे। कॉन्जरिंग देखते हो? अच्छा। जाट मूवी देख के आए हो भाई? जाट मूवी गजब मूवी है, मतलब जोरदार, मजा ही आ गया। मतलब मैं बता तो रहा था। और जाट मूवी हमने देखी भी किन किन लोगों ने थी? मैं था, सलीम सर थे, स्काई सर हैं, मतलब वो पढ़ाते हैं नीट में, पढ़ाते हैं जूलॉजी पढ़ाते हैं। एक बस्तीराम सर है अपने, मैथ्स पढ़ाते हैं वो पाठशाला में। और एक दिव्यांश है यही एटी टीम में, है ना। तो गजब माहौल हो गया था। और एक मोहन सर है अपने, मोहन सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, है ना। तो मतलब द आइकॉनिक राज मंदिर है ना जयपुर में, मजा ही आ गया भाई, क्या मतलब मार धाड़ एकदम गजब। हाँ सलीम सर बता रहे होंगे ना तुम्हें ट्रैक्टर की कहानी, आई वो भी गजब था। हाँ हाँ हाँ, वो ट्रैक्टर वाला ना क्या मतलब
ऐसे ही अभी चल भी रहा है ना कि लोग मूवी देखने जा रहे हैं ट्रैक्टर वैक्टर लेके, है ना, साफा वाफा पहन के, जो उनका जाटों का अपना पहनावा होता है ना, वो साथ में हुक्का हुक्का लेके, कोई हल लेके जा रहा है, मतलब ऐसे। तो वो भी भाई लोग ट्रैक्टर लेके आए हुए थे, है ना। हाँ, तो ट्रैक्टर हालांकि मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है ना। ट्रैक्टर मेरे लिए नई चीज नहीं है। गांव में मतलब ट्रैक्टर पे बहुत काम किया है खेतों में, तो जब भी कुछ सामान लाना ले जाना होता है तो गांव में तो ट्रैक्टर ही यूज होता है भाई, है ना। तो ट्रैक्टर तो मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी, सही बताऊं तो। हाँ, लेकिन ट्रैक्टर पर बैठने का मजा कुछ और है। और ट्रैक्टर से भी ज्यादा मुझे मजा आता था, ये अपनी बैलगाड़ी नहीं होती, बैलगाड़ी पे बैठने, मेरे दादाजी के पास हुआ करती थी। तो बहुत टाइम पहले जब हम लोग बहुत छोटे थे, तो उस समय ट्रैक्टर भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि गांव में लोगों के पास पैसे नहीं होते थे ना यार। वो ट्रैक्टर से तो पैसा ज्यादा लेता है, वो कुछ सामान इधर उधर ले जाना है, कुछ करना है, खेत जोतना है, तो ट्रैक्टर यूज करोगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, और उस समय पैसे नहीं हुआ करते थे। तो बैल से खेत जोतते थे, बैल से ही कुछ सामान लाया ले जाया जाता था, है ना। तो उसका मुझे बड़ा शौक था, मतलब उसमें मुझे बहुत मजा आता था बैठने में। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, दो पैसा जेब में आया, तो फिर ट्रैक्टर यूज होने लगा, है ना। अब मतलब गाड़ियां चलो ठीक है, सबके पास ही हैं, मेरे पास भी है ही, लेकिन जो मजा वो था वहां बैठने का, मैं बहुत मिस करता हूँ, मतलब ट्रैक्टर और वो सारी चीज। लेकिन वो बहुत कम ही हो पाता है, मतलब बहुत मुश्किल से ही हो पाता है ना। हाँ। आओ, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कौन से जमाने का मास्टर हूँ। सर कौन से जमाने में पैदा हुए थे आप? कब की बात कर रहे हो? ट्रैक्टर नहीं होता था ना, बैल से खेत जोतते थे। हाँ बेटा, है ना, मैं बहुत पुराना तो नहीं हूं, लेकिन मतलब जो है वो है ना। ऐसे होता था मतलब, और अभी भी होता है बहुत सारी जगह। आ जाइए। तो आओ जी। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है सर हमें। सर यहां नाइट्रोजन के 2 एटम है, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहां 2 लगा दिया। सर यहां पर हाइड्रोजन के 6 एटम हो गए, तो सर 6 एटम है तो मैंने यहां 3 लिख दिया। अब सर ये जो रिएक्शन है बैलेंस हो गई सर। यस, अरे देख ले दादा, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब सर ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है ना। ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है भाई, बहुत बढ़िया। अब सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मान लेते हैं इस रिएक्शन में N2 का 50 ml यूज हुआ है। कितना ml यूज हुआ है? वापस मान लेते हैं 50 है ना, कुछ भी मान लो XYZ, मैंने 50 ml मान लिया, 50 ml यूज हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर इसका 50 ml यूज हुआ है तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? फटाफट बताइए, इनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा? यस, इनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा? यस, इनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा? जल्दी बताइए, है ना, मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, इनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा? यस 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 यस, इनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा? सर कौन सी कार है आपके पास? भाई मेरे पास बहुत छोटी सी कार है ना, बहुत छोटी कार है। और आ, और बहुत पुरानी कार है मेरे पास, है ना। मेरी गाड़ी है करीबन 9 साल पुरानी, है ना। 9 साल पुरानी मेरे पास गाड़ी है, बहुत छोटी सी गाड़ी है। और मैं पैसे वाला आदमी नहीं हूं मैं ज्यादा कोई, तुम्हें लग रहा होगा वो मोटी मोटी गाड़ियां, है ना भाई, है ना। हाँ, बताइए रेशियो क्या आएगा? 1:3:2? क्या बात कर रहे हो? 1:2:2? सुनो, देखो देखो, इधर देखो सर, अगर यहां 1 है तो यहां 3 है सर, मतलब इसका 3 गुना यूज होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है? इस N2 का 3 गुना है सर। तो अगर इसका 50 ml है, अगर इसका 50 ml, तो 50 का 3 गुना कितना होता है? 150 ml। 150 ml, इसका कितना यूज होगा? 150 ml। अब समझना, अब लोग गलती क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। अब यहां पर लोग गलती क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, वो ये बोलेंगे सर देखो इसका 50, इसका 150, तो सर ये 200 ml हो जाएगा, है ना। क्योंकि सर जैसे मास का कंजर्वेशन होता है, वैसे ही वॉल्यूम का भी कंजर्वेशन होता है। अगर ऐसा किसी ने किया है तो खुद को एक बार जोर से थप्पड़ मार लो। सरासर गलत है दादा, सरासर गलत है। वॉल्यूम कंजर्वेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, है ना। मास कंजर्वेशन होता है, मास कंजर्व रहेगा, लेकिन वॉल्यूम कंजर्वेशन जैसा कुछ नहीं होता। वॉल्यूम कंजर्व नहीं होगा, ऐसे आप वॉल्यूम को ऐड नहीं कर सकते। इस बात को कान खोल के सुन लो भाई, और गांठ बांध लो, कसम खा लो, भूलोगे नहीं। कसम मेरी मत खाना, अपने हिसाब से देख लेना किसकी खानी है।
है ना, मैं अपने जीवन में बहुत सुखी हूं, मेरी कसम ना खाएं। तो सर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसका? आप इसका वॉल्यूम ऐसे निकालिए कि अगर इसका 1 है तो इसका 2 है, तो अगर इसका 50 है तो इसका डबल बनेगा, और 50 का डबल हो गया 100 ml, 50 का डबल हो गया 100 ml, बस 100 आएगा। मैं आपको बताऊं, अब कोई बोले सर आपने इसको क्यों यूज किया, इससे भी कर सकते थे, बिल्कुल। अगर इसका 3 है तो इसका 2 है, इसका 150 है तो ये 100 आएगा, दोनों में से किसी से भी कर लो। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे वॉल्यूम को ऐड करके मत लिख देना कि ये 50 ये 150 तो ये 200 हो जाएगा, नहीं, गलत। वॉल्यूम को यहां से देखना है, ये जो रेशियो है ना आपका, कोफिशिएंट जो है ना, इस कोफिशिएंट से निकालना है कि अगर इसका 1 है तो इसका 2 है, डबल है, मतलब NH3 जो है वो N2 का डबल है, तो अगर 50 है तो वो 100 होगा, है ना। तो अब इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? वॉल्यूम का रेशियो 50, 150 और 100, 1, 3, 2, ये रेशियो आ रहा है। सॉरी, ये सर होल नंबर रेशियो आ रहा है, और आएगा ही, क्योंकि गैलोसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम यही कहता है कि अगर गैसेस का टेंपरेचर और प्रेशर सेम है तो उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा सर वो एक होल नंबर रेशियो होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बताइए यार दादा, आपको बोलना पड़ेगा यार, समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? यस 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 यस, क्लियर हो गया क्या? हाँ, क्लियर हो गया क्या? डन है, क्लियर हुआ। इस पे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा और तो और चीजें क्लियर होंगी, है ना। मैं अभी आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसमें और चीजें क्लियर होंगी, हुआ ना। वॉल्यूम का रेशियो एक होल नंबर रेशियो आएगा, बस सिंपल सी ये चीज ध्यान रखनी है ना। वॉल्यूम का रेशियो एक होल नंबर रेशियो आएगा, बस ये ध्यान रखना है, और कुछ नहीं ध्यान रखना, ठीक है। इस पे मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको, तो अभी आपको कहानी समझ में आएगी बिल्कुल बढ़िया ढंग से। लो आइए जनाब, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। सॉल्व करने का टाइम दे रहा हूं, है ना, बढ़िया ढंग से सॉल्व कीजिए। क्या कहता है? हाउ मच वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस विल बी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 40 ml ऑफ अमोनिया, ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट एसटीपी। ये एसटीपी क्या है? एसटीपी बेटा टेम्परेचर प्रेशर की एक कंडीशन होती है, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है आगे बताऊंगा मैं आपको, जब आपको मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, है ना। जब मैं आपको मोल पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप ये मानिए कि ये जितनी भी गैसेस हैं उनका टेम्परेचर सेम है, फिक्स है ना, एसटीपी। और इसको सॉल्व कीजिए आप फटाफट से, है ना, और इसको आप लोग फटाफट से सॉल्व कीजिए। तब तक मैं कुछ डाउट्स आप लोगों के देख लेता हूं, है ना। क्या ये गे वाला लॉ में रेशियो हमेशा बैलेंस नंबर के हिसाब से आता है क्या? हाँ, कह सकते हो, सही पकड़ लिया तुमने, है ना। मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, है ना, लेकिन चलो तुमने कह दिया, बहुत बढ़िया। सर इसमें तो डायरेक्टली रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हो। सर वाई इज HCl इन गैशियस स्टेट? बेटा HCl गैशियस स्टेट में हो सकता है, बिल्कुल होता है ना, HCl बिल्कुल गैशियस स्टेट में होता है। सर कोफिशिएंट से वॉल्यूम कैसे डिसाइड हो गया? बेटा ऋतिक, अभी जो मैं बोल रहा हूं वैसे मान उसको, ऐसे ही होता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने मोल नहीं पढ़ा ना, है ना, हमने मोल नहीं पढ़ा। तो आपको लग रहा होगा कि सर ये 50 से 50, ये तो मोल तो हमने पढ़ा है कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन मैंने अभी मोल शब्द नाम नहीं लिया है। तो जब तक मैं मोल ना बोलूं तब तक आप मानो इसको, जब मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा उसके बाद ये चीज आपको और भयंकर क्लियरिटी आएगी कि ये कैसे हुआ रेशियो, है ना। तो अभी के लिए इसको इसी तरीके से समझो, जो समझ सकते हो उस तरीके से, ठीक है। N2 और H2 का वॉल्यूम सेम है। सर ये नेम अजीब है, गे किसी का नाम थोड़ी होता है। नो कमेंट्स बेटा, नो कमेंट्स, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे अभी। लो आइए, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बेटा, अभी मैंने आपसे कहा N2 + 3H2 gives 2NH3, है ना, ये रिएक्शन है, बोलिए ये रिएक्शन थी। और सर ये जो रिएक्शन है कैसी है? सर ये बैलेंस्ड रिएक्शन है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आप एक बात बताइए, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं अगर N2 का 1 ml काम में आ रहा है तो NH3 का 2 ml बनेगा? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या? बताओ, ऐसे कह सकता हूं क्या? अमोनिया यही तो होता है। मतलब आप इसको यूनिटरी मेथड से ऐसे कह सकते हो कि अगर आपको 2 ml NH3 बनाना है तो आपको 1 ml N2 लेना पड़ेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हो। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 ml अमोनिया बना है, कितना बना है? 40 ml अमोनिया। तो 40 ml अमोनिया कितने से बना होगा? सर आप यहां देखो, 2 ml से 1 ml बना है, तो 1 ml अमोनिया बनाने के लिए आपको कितना N2 चाहिए? सर 1/2 ml N2 चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपको अगर 40 ml अमोनिया बनाना है तो बताइए N2 कितना लेना पड़ेगा? तो 1/2 इंटू 40 ml N2। और अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आएगा दादा? ये आ जाएगा 20 ml N2। दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा यार,
यस, क्लियर हुआ ये? इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती किसी को, है ना? इसमें तो किसी को दिक्कत हो ही नहीं सकती। और वैसे ही आप ये भी बोल दो कि अगर आपके पास 3 ml H2 है तो उससे 2 ml NH3 बन रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि सर अगर मेरे पास 2 ml अमोनिया बनाना है तो उसके लिए मुझे 3 ml H2 लेना पड़ेगा। हाँ ना, बोलो ना यार, सही कह रहा हूं? 1 ml NH3 बनाने के लिए मुझे 3 बाई यूनिटरी मेथड है यार, बिल्कुल यूनिटरी मेथड, 3/2 ml N2 H2 लेना पड़ेगा। यस, और क्वेश्चन में बोला गया है 40 ml NH3 बनाना है, तो इतनी गणित मेरे हिसाब से आती है। और मैंने ऐसे सुना है कि अर्जुना 1.0 वालों की कैलकुलेशन के बहुत दूर दूर तक चर्चे हैं। बोले वो कैलकुलेशन इतनी फास्ट करते हैं, समझ नहीं आता इतना जल्दी कैसे कर दिया। 60 ml H2 आ रहा है। यस, क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? सीधा सा क्वेश्चन था, आपने रिएक्शन लिखी, रिएक्शन लिख के बैलेंस कर दिया, बैलेंस करने के बाद कहा 1 ml N2 से 2 ml NH3 बनता है, मतलब 2 ml NH3 बनाने के लिए 1 ml N2 चाहिए। क्वेश्चन में बोला है 40 ml NH3 बनाने के लिए, बताइए N2 कितना चाहिए? तो आपने कह दिया 40 के लिए चाहिए 20 ml N2। और सेम वापस इसी रिएक्शन से आपने कहा 3 ml H2 से 2 ml NH3 बनता है, तो 40 ml NH3 कितने H2 से बनेगा? 60 ml H2 से बनेगा। दादा हाना बोलना पड़ेगा यार। अरे यार, इसमें तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती किसी को यार। यार बोल दो यार, समझे क्या तुम लोग? यस, क्लियर हुआ क्या सबको? यस, क्लियर हुआ क्या? कोई बोल ही नहीं रहा यार। डन है? अगर मैं इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आपको दूं तो क्या तुम लोग कर पाओगे उसको? नहीं, बताओ, कर पाओगे क्या? इस पे बेस्ड अगर मैं एक क्वेश्चन तुम्हें और दे दूं तो क्या कर लोगे? क्या सोच लो एक बार, पक्का कर लोगे? सोच लो एक बार। आओ फिर करो, देखें, एक क्वेश्चन करो। ये रहा एक क्वेश्चन और। एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे दें आपको। 4 ऑप्शन लिख दीजिए सर, ऑप्शन लिख देते हैं ताकि फिर इसका पोल भी देंगे आपको। भाई बहुत ठंड लग रही है यार रोंगटे खड़े हो गए मेरे। एक्चुअली क्या, एसी ना बिल्कुल ऊपर है मेरे यहाँ, और बहुत ठंडा है भाई रूम। हाँ सर, ये आ रहा है, कितना कितना लिखे भाई, कितना लिखे? 10 ml प्रोपेन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है 10 ml, बी ऑप्शन इज 20 ml, सी ऑप्शन इज 30 ml एंड डी ऑप्शन इज 50 ml। लो जी, ये इसके 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, रिएक्शन लिख दो सर। तो रिएक्शन लिखने के बाद तुम क्या मक्खी मारोगे? हैं? यही तो तुम्हें लिखने के लिए बोला है भाई। अरे प्रोपेन नहीं जानते क्या तुम लोग? प्रोपेन यार 10th क्लास में तो पढ़ के आए हो यार, कैसी बात कर रहे हो? प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8, है ना? C3H8 इज योर प्रोपेन। C3H8 को प्रोपेन बोला जाता है। यस, अरे एसी का टेम्परेचर बढ़ सकता है क्या इसमें? मारोगे? कितना ठंडा कर रखा है भाई, चिल्ड एकदम। कितना है टेम्परेचर? कितना है अभी? 10 में कितना है टेम्परेचर? 9 है कि 10 है? ये 9 है। अच्छा, कितना कर रखा है? थोड़ा बढ़ा दो यार, बहुत ठंड लग रही है मतलब हाँ जी, दे दें पोल, दे दें, पक्का दे दें। सोच लो एक बार। सोच लो, कोई ये ना कहे सर थोड़े टाइम बाद देना, अभी नहीं। यस यस यस, बोलो बोलो, दे दे पोल आपको। लो आओ फिर दे देते हैं, पोल दे देते हैं। चलो तो सर पोल आपकी स्क्रीन पर है सर, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। तब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए सर, देखो क्या कह रहा है कि आपके पास प्रोपेन गैस है, ठीक है सर, गैस है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको आपने कंबशन कर दिया कंप्लीटली।
अब इतना तो तुम पढ़ के आए हो, और अगर आपको नहीं भी पता है कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। कंबशन का मतलब है कि आपने इसको क्या किया बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया, है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने इसको बर्न कर दिया, है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने को दुनिया कंबशन कहती है। ये एक हाइड्रोकार्बन है, बिकॉज ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, और हाइड्रोकार्बन का जब भी आप कंबशन करवाते हो तो हमेशा CO2 बनता है और साथ में H2O बनता है। ये हमेशा होता है ना, हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, जो लोग नहीं कर पाए बेटा देख लो एक बार अच्छे से, है ना। जो चीज मैं कहता जा रहा हूं उसको आप लोग समझते जाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा कि 78% बच्चों ने सही जवाब दिया इस क्वेश्चन का। हाँ, वापस सुन लो। C3H8 हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने इसको बर्न किया तो इसको मैं कंबशन बोलूंगा। और जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो CO2 और H2O बनता है। अब बात यह है इतनी सी कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब जब भी किसी भी कंबशन की रिएक्शन को बैलेंस करना हो, एक रामबाण इलाज है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। आप सबसे पहले कार्बन को बैलेंस किया कीजिए। किसको बैलेंस करना है? सबसे पहले कार्बन। यहां देखो कार्बन के 3 एटम है, यहां 3 लिख दीजिए, कार्बन बैलेंस हो गया। कार्बन को बैलेंस करने के बाद आप लोग किसको बैलेंस करना है? बैलेंस करना आपको हाइड्रोजन को। सर यहां हाइड्रोजन के 8 एटम हैं और यहां हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो यहां 4 लिख दीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। और सबसे लास्ट में आपको किसको बैलेंस करना होता है? बैलेंस ऑक्सीजन। अगर आप लोग ऐसा करोगे, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, तो आपकी जो बैलेंसिंग है वो आसान होगी, जल्दी होगी, क्वेश्चन हो जाएगा ना, गलत नहीं होगा आपका ना। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो सर देखिए इधर ऑक्सीजन के कितने एटम है? देखो एक CO2 में 2 एटम है, तो 3 CO2 में 6 एटम हो गए। 6 एटम ऑक्सीजन के यहां है, और एक H2O में 1 ऑक्सीजन, 4 H2O में 4 ऑक्सीजन। तो सर ऑक्सीजन के 10 एटम है, इधर ऑक्सीजन का 2 है, यहां 5 लिख दीजिए। सर ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। आपकी श्रद्धा है, घूर घूर के देखिए इसको, क्या रिएक्शन बैलेंस है क्या? यस, क्या रिएक्शन बैलेंस है क्या? ज्यादा बोलना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल है सर, बिल्कुल बैलेंस है सर। तो अब आप इस रिएक्शन को देखो, यहां 1 लिखा है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं कि 1 ml C3H8 जो है, अगर मुझे इसका कंबशन करवाना है, अगर मुझे इसका कंबशन करवाना है तो उससे कितना CO2 मिलेगा? सर 1 से 3 बनता है, सर 3 ml CO2 बनेगा। दादा हाँ ना बोल दे यार। और ये तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है 10 ml C3H8 का कंबशन करवाना है, तो 1 के लिए 3 चाहिए, तो 10 के लिए 30 ml CO2 की जरूरत पड़ेगी। और यही मेरा फाइनल आंसर होगा मेरे हिसाब से। अब तो किसी को डाउट नहीं है ना, मेरे हिसाब से अब किसी को डाउट नहीं हो सकता। यस, अरे बोलो ना, इसमें डाउट है क्या? मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि 10 ml प्रोपेन के कंबशन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो वापस आप लगाते कि 1 ml प्रोपेन के कंबशन के लिए 1 ml प्रोपेन के कंबशन के लिए 5 ml O2 चाहिए। यस, 5 ml O2 चाहिए। तो अगर मेरे पास 10 ml प्रोपेन है तो उसके लिए 50 ml O2 की जरूरत पड़ती है। अगर मेरे से क्वेश्चन में ये पूछा होता कि O2 कितना चाहिए, तो मेरा आंसर क्या आता? 50 ml आता। क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? यार दादा सारे लोग एक बार बोल दो यार कि सर समझ में आ गया। सर हमें समझ में आ गया, गे लूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, हम सबको समझ में आ गया सर। इतना बोलना पड़ेगा यार। हाँ हाँ हाँ, बोलना पड़ेगा। यस 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 यस, डन है क्या यार? ये तो बोलना पड़ेगा यार, डन है। पक्का? चले आगे चले, पक्का। चलो सर, चलो 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 फिर सर अगले लॉ के बारे में पढ़ते हैं, और नेक्स्ट लॉ का नाम है एवोगैड्रोस लॉ। ये बहुत आसान है भाई, ये तो बहुत ही सिंपल है ना। गैलुसेक्स लॉ समझ में आ गया, तो एवोगैड्रोस लॉ तो सोते सोते समझ लोगे, है ना, सोते सोते समझ लोगे। ये भी बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। यस, बहुत ही सिंपल है, सिंपल है, सिंपल, बहुत सिंपल है। हम्म। आगे बढ़ेंगे, एवोगैड्रोस लॉ के बारे में बात करेंगे, और क्वेश्चन मैं आपको डीपीपी में दे दूंगा, है ना। डीपीपी में से और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ क्वेश्चन डीपीपी में से दे दूंगा, और कुछ आपका जो मॉड्यूल है उसमें से दे दूंगा, तो कुछ क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे। ठीक है, यस, ठीक है जी। एवोगैड्रोस लॉ, है ना। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? देखो ये जो लॉ है ना, ये भी गैसेस के बारे में बात कर रहा है। अच्छा सर गैसेस को बहुत तवज्जो दी जा रही है। बिल्कुल दी जा रही भाई, क्योंकि बात गैसेस की होती है हर जगह, सॉलिड लिक्विड की ज्यादा बात नहीं होती। आप लोग पढ़ोगे ना पूरी केमिस्ट्री, तो उसमें आपको सॉलिड और लिक्विड के बारे में बहुत कम चीजें देखने को मिलेंगी, आपको सिर्फ गैसेस के बारे में ही ज्यादा बातें मिलेंगी, है ना। हाँ, यस यस यस,
कहानी सुना दो सर, नींद आ रही है। मैं क्या ही बोलूं तुम्हें। बेटा ऐसे में अगर तुम्हारी फरमाइशें पूरी करने लगा तो थोड़े दिनों बाद तुम मुझे मुजरा करवाओगे यहाँ, बोले सर मुजरा कर दो, है ना सर, थोड़ी नींद सी आ रही है ना, कुछ करके दिखा दो सर, कपड़े वपड़े उतार दो, और क्या, नाच गाना कर दो सर यहाँ, है साला भाट समझा है क्या मुझे? क्यों बे? भाट समझते हो कौन होते थे? पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, तो राजा महाराजा अपनी तारीफ करवाने के लिए कुछ बंदे रखा करते थे कि वाह सर वाह राजा जी वाह, क्या बात बोली है आपने। राजा जी चाहे साला कितना ही फालतू बात कह दे, उनका काम ये होता था, वाह सर वाह वाह, क्या बात कह दी है ना, क्या बात कह दी। जिसको मतलब आज नहीं होता क्या, ऐसे दो चार लोग होते हैं ना, पैसे वाले इंसान, मान लो किसी के पास पैसा है, उसके दो तीन आसपास ऐसे रहते हैं ना लोग, वो भले ही कितनी फुद्दू बात बोल दे, अरे क्या बात बोली है सेठ जी, वाह मजा आ गया, है ना। हाँ तो वो थोड़ी हूँ भाई, मैं मास्टर हूँ भाई। तो एक टीचर को टीचर ही रहने दोगे तुम, हाँ उसको मजबूर मत किया करो कि कोई कुछ और चीजें वो करे क्लास में, है ना, उसका काम पढ़ाना ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत तुम्हें ज्ञान दे दे, बस उतना ही ज्ञान होना चाहिए, है ना, बस, समझे। हाँ ये ऑनलाइन के जमाना ना, मतलब पता नहीं टीचर को क्या करवा के मानेगा, है ना। ऑनलाइन में ना बच्चे की एक्सपेक्टेशन होती है खतरनाक, कि टीचर जो है टीचर हो ना हो अलग बात है ना। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है ऑनलाइन सेगमेंट में ऐसा होता है ना, कि वो कितना अच्छा टीचर है सर, हमें वो नहीं चाहिए। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कितनी अच्छे से आती है सर, वो हमारे लिए सेकेंडरी चीज है ना। हमारे लिए प्राइमरी चीज क्या है, कि आप क्लास के अंदर क्या हमें एंटरटेन करके रख सकते हैं, क्या हमें आप कहानियां सुना सकते हैं, हाँ क्या आप ऐसी बात बोल सकते हैं जिससे कि हमारा ध्यान पढ़ाई से बार बार हटे, क्या आप ऐसी बात बोल सकते हैं, थोड़ा नाच गाना हो जाए तो मजा ही आ जाए, है ना। सर ये चीजें पहले हैं, पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी सर, ठीक है, पढ़ाती तो सारी दुनिया है ना, टीचर तो बहुत सारे मिल जाएंगे, क्यों, मूल कॉन्सेप्ट बनाने वाला एक अकेला टीचर मैं ही थोड़ी हूं, दुनिया में बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे। आप में खास क्या, आप में अलग क्या है। वहीं पर अगर टीचर मान लो ऐसा हो जाए ना, कि पेन जो है वो हाथ वाली उंगली से ना पकड़े, है ना, सर नीचे पैर ऊपर, पैर की उंगली में पेन डाल के, और फिर अगर तुम्हें पढ़ाए ना, फिर तुम एकदम फैन हो जाओगे उसके, बोले वाह क्या टीचर है बताओ, पैर की उंगली में पैर डाल के, पैर की उंगली में पेन डाल के पढ़ाता है ये मास्टर, ये तो कुछ अलग है। आजकल अलग चाहिए दुनिया को, है ना। और ये तुम्हारी जनरेशन ऐसी है जिसको अलग चाहिए, हर थोड़े थोड़े टाइम बाद अलग चाहिए, है ना। पढ़ाई बाद में, ये चीज बताओ माहौल कैसे बनाया जाए, है ना। है पढ़ लो, अल्टीमेटली नुकसान इस माहौल में तुम्हारा ही होना है ना। टीचर तो माहौल बना के चला जाएगा, है, और वो तुम्हें समझ में आएगा 2 साल बाद, है ना, जब तुम एग्जाम देने बैठोगे ना, उस दिन तुम्हें लगेगा साला 2 साल तक माहौल ही बनाया जा रहा था, लेकिन उसमें टीचर की गलती नहीं है, उसमें गलती तुम्हारी है वे, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन माहौल बनवाने की थी, है ना। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि कोई टीचर 2 घंटे आगे 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पढ़ाए, है ना। अगर ऐसा है तो तुम एकदम से बोर होने लग जाते हो, है ना, तुम ये कहने लग जाते हो कि तो मास्टर बोरियत बड़ा मास्टर है, ये तो बोर करता है क्लास में, इसकी क्लास में मजा ही नहीं आता, है ना, ये तुम ही तो कहते हो। फिर जब क्लास के लास्ट में रेट करने का ऑप्शन आता है तुम्हारे पास, तो उसमें तुम और लिख देते हो, क्लास में मजा नहीं आया, बोरिंग था, एनर्जी कम था, ये था वो था, ये तुम ही तो लिखते हो। तो जब ये सारा फीडबैक उस टीचर के पास जाएगा, तो बेटा वो वही करने को मजबूर होगा जो तुम उससे करवाना चाहते हो, है ना। तो अब आप ये समझो कि टीचर से क्या करवाना चाहते हो आप, है ना। जैसी मतलब जैसी प्रजा चाहेगी राजा वैसा ही बन जाएगा, आजकल उल्टा है, जैसी प्रजा चाहे राजा उसी तरह का हो जाएगा, और आपकी क्लास का तो राजा टीचर ही होता है। समझ रहे हो तुम मेरी बात को? हाँ आ जाओ, आओ आओ, पढ़ लेते हैं पढ़ लेते हैं। सर इतना सच नहीं बोलना चाहिए था, इतनी सच्चाई मत बोला करो सर, हमारे दिल पे चोट लग जाती है ना। आओ देखो अवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है, ये भी बहुत सिंपल सी चीज है यार, मैं समझा देता हूं तुम्हें, है ना, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। यस आइए क्या कहता है, देखो वापस वही 2 रिएक्शन का एग्जांपल लिखूंगा, है ना। जैसे ये वाली रिएक्शन थी ना, H2 प्लस Cl2 गिव्स टू HCl, ये रिएक्शन थी, अरे देखो ना, और क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? बिल्कुल है सर, बैलेंस्ड रिएक्शन है।
अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि ये जितनी भी गैसेज हैं सर, इन सारी गैसेज का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, क्या इन सारी गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, मान लिया है ना, सारी गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। हमने ये कहा था कि अगर मान लो इसका 50 ml काम में आ रहा है तो इसका भी 50 ml काम में आएगा, और इसका कितना बनेगा? 100 ml बनेगा, है ना, इसका कितना बनेगा? 100 ml बनेगा। यस यस यस, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो एवोगैड्रोस लॉ है वो पता है क्या कहता है? एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि अगर मान लो गैसेस का वॉल्यूम सेम, गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, ठीक है, सारी गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या कह रहा है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर मान लो गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है तो उन गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, ये कहता है एवोगैड्रोस लॉ। मतलब अगर यहां पर मान लो 50 ml में H2 के n मॉलिक्यूल्स हैं, 50 ml में H2 के n मॉलिक्यूल्स हैं, तो Cl2 के 50 ml में भी n मॉलिक्यूल्स ही होंगे। अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो उन गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ध्यान रखना, यहां एटम सेम होंगे ऐसी बात नहीं की गई है, यहां क्या बात किया गया है? मॉलिक्यूल सेम होंगे। अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। अब आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर ये कैसे आ गया कि अगर वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल सेम कैसे आ गए? इसको जानने के लिए आपको सिर्फ 2 क्लास का वेट करना पड़ेगा ना। जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, जब मैं आपको मोल की डेफिनेशन लिखवा दूंगा, मोल के फॉर्मूले लिखवा दूंगा, उस दिन आप अपने आप समझ जाओगे कि वॉल्यूम सेम होने से मॉलिक्यूल सेम कैसे हो गए। अभी के लिए बस ये मान लो कि ये सही है, एवोगैड्रो ने बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेरी बात समझ रहे हो क्या? है ना, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एन कुछ भी हो सकता है, 10 50 100 कुछ भी। अब समझो अगर 50 ml में n मॉलिक्यूल्स हैं तो 100 ml में कितने होंगे? 100 ml में सर डबल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 2n मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, 2n मॉलिक्यूल। सर ये n क्या? n कुछ भी हो सकता है बेटा ना, n कुछ भी हो सकता है। मान लो मैं मान लू 50 ml में H2 के 50 मॉलिक्यूल्स थे, है ना, तो इसका 50 ml है तो इसमें भी 50 मॉलिक्यूल ही होंगे, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है तो दोनों के मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। यस, और इसका जो मॉलिक्यूल है वो कितना हो जाएगा? इसके 2n मॉलिक्यूल्स हैं, 50 ml में 50 मॉलिक्यूल है तो 100 ml में 100 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। n कुछ भी हो सकता है बेटा, एक वेरिएबल वैल्यू है, ठीक है ना, एक वेरिएबल वैल्यू है। अरे हाँ ना तो बोल दे भाई, है? इतना गंभीर होके क्यों बैठा है तू? यस सर, गंभीर तो गौतम भी है। बिल्कुल है। आओ एक और एग्जांपल देते हैं, है ना, एक और एग्जांपल देते हैं, उससे और क्लियर होगा। वही वाला दूसरा वाला एग्जांपल, N2 + 3H2, N2 + 3H2 gives 2NH3, है ना, ये वाला एग्जांपल था। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? बिल्कुल है सर। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? बिल्कुल है सर। ठीक है सर, हमने ये कहा था कि अगर मान लो इस रिएक्शन में इसका 50 ml यूज हो रहा है तो इसका 150 ml यूज होगा, बोलिए, और इसका 100 ml बनेगा सर, ठीक है। तो मान लो इसके 50 ml में N2 के n मॉलिक्यूल्स हैं, तो 150 ml में कितने होंगे? 3n होंगे सर, है ना। अगर वॉल्यूम 3 गुना हो गया तो सर मॉलिक्यूल्स भी 3 गुने हो जाएंगे, और 100 ml में 50 ml में अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो 100 ml में 2n मॉलिक्यूल्स हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या? अगर गैसेस का वॉल्यूम, यस, अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, आपका एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए, सारी गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए जो गैसेस इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। बोलिए, ज्यादा बोलना पड़ेगा, और अगर नोट कर लिया तो डन लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, है ना। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ये लॉ इतना ही है ना, अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। लॉ इतना ही है ना, फटाफट से एक बार बता दो जरा, ठीक है, फटाफट से बता दो जरा। सर आई गॉट 77% इन यूपी बोर्ड क्लास 10th, हाउ टू इंप्रूव फॉर 12th एंड जेई, प्लीज एडवाइज मी। बेटा देखो, परसेंटेज मैंने आपसे कहा ना, 10th क्लास में आपके क्या परसेंटेज थे, ये मेरे लिए तो कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, है ना। तो जिसके जितने भी परसेंटेज हो, आप 0 से स्टार्ट कीजिए, जो टीचर आपको क्लास में बोल रहा है बस उसकी बात पे विश्वास कीजिए, और क्लास में जो हर दिन पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बस सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं है। सर 50 ml में 50 मॉलिक्यूल कैसे हो गया, इसमें क्या लॉजिक है? अबे लॉजिक कुछ नहीं है बे, मैंने मान लिया है भाई, यार तुम लोग कहां से आए हो बे, लेट, ये मान लिया है मैंने। अबे तू सुनते नहीं हो क्या? तुम क्या सुनते हो फिर?
कह रहा हूं कि मैंने मान लिया कि 50 ml में 50 मॉलिक्यूल है, 50 ml में 50 मॉलिक्यूल। अबे लॉजिक कुछ नहीं है, मैं 50 में 200 मान लेता, वो माना है मैंने, मानने में क्या लॉजिक होता है। सर H2 के 50 मॉलिक्यूल, Cl2 के 50 मॉलिक्यूल, सो प्रोडक्ट में 100 कैसे, आई मीन 100 मॉलिक्यूल्स टोटल होंगे या ईच। अब ऐसे कान पे बजेगी ना जोर से। मैंने बोला है ऐड सिर्फ मास को किया जा सकता है, मास को ऐड करना है, ना तो वॉल्यूम को ऐड करना है, ना मॉलिक्यूल को ऐड करना है। ये 100 कैसे आए, 50 ml में 50 मॉलिक्यूल थे तो 100 ml में 100 मॉलिक्यूल है, ऐसे 100 आए, है ना। और 100 मॉलिक्यूल किसके हैं, HCl के। अबे साला यहां तो H2 और Cl2 तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर गया, यहां सिर्फ और सिर्फ HCl ही तो बचा है, H2 और Cl2 तो बचा ही नहीं है। हाँ बताओ सर, ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, बिल्कुल है सर। सर आपको पता है यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया है मेरे। अच्छा यूपी बोर्ड का जिन जिन जो जो यूपी बोर्ड के बच्चे, एक बार बताना जरा क्या क्या परसेंटेज रहा है उनका, क्या क्या परसेंटेज रहा है, किसके कितने परसेंटेज आए, है ना। आइए क्वेश्चन करते हैं कुछ, है ना, आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन करते हैं, है ना। अपने परसेंटेज भी लिख दो, अपने परसेंटेज भी लिख दो और वो भी बता दो, और सही बताना है भाई। हाँ 99 देखना, मुझे पता था 99 98 पॉइंट वाले स्टार्ट हो जाएंगे, 99.78 मुझे पता था। हाँ अब सही बताना है। 105%, बस बेटा रहने दो फिर। समझ गया मैं, 100% वाले भी लोग हैं ओ भाई साहब, 200% वाले भी लोग हैं भाई। यही है ऑनलाइन, यही है ऑनलाइन। अभी तुम क्लास में बैठे होते ना, यहां मेरे सामने बैठे होते, यहां यहां, और मैं पूछता कितने परसेंटेज बने हैं, और तुम में से कोई कह देता 200%, निपटा दिया जाता वो, है ना। ऑनलाइन में कुछ भी कह सकते हैं। अभी तो गनी मत मानो, हम आपको गाली वाली नहीं दे रहे, थोड़े दिनों बाद वो भी कर सकते हैं। हाँ यही तो है। आओ जी, क्वेश्चन हो गया सर, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, कैसे समझ में आएगा हमें। यस, क्वेश्चन ये कहता है द मोलिकुलर वेट ऑफ O2 एंड SO2 आर 32 एंड 64। ठीक बात है सर, मोलिकुलर वेट दे रखा है, हमें क्या दिक्कत है। एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड 150 mm ऑफ Hg प्रेशर। ये mm ऑफ Hg क्या होता है बेटा, ये प्रेशर की यूनिट होती है ना, mm ऑफ Hg ये प्रेशर की यूनिट होती है, फिजिक्स में पढ़ोगे इसको आप लोग बहुत डिटेल में, है ना। mm ऑफ Hg प्रेशर की यूनिट होती है, जैसे ATM प्रेशर की यूनिट होती है ना, वैसे ये भी एक यूनिट होती है। 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन्स n मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर्स ऑफ SO2 अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर कितनी होगी। बहुत ही निहायती आसान क्वेश्चन है, और क्योंकि निहायती आसान क्वेश्चन है तो इसका मैं पोल देने में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, सीधा सीधा इस क्वेश्चन का पोल दे दूंगा आपकी स्क्रीन पर। हाँ सीधा सीधा पोल दे दूंगा, सीधा सा पोल है। अब इसमें क्या तुम, है ना, खत्म है मामला, बता दो देखें खटाक से। हाँ जी देख लो एक बार फटाफट। हो गया क्या। सेवेंटी 71%, बहुत बढ़िया बात है बेटा। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि 15% बच्चे ये भी कह रहे हैं कि फॉरेन मॉलिक्यूल्स होंगे। एक बार के लिए देख लेंगे, लीडर बोर्ड आपके सामने। अननोन टू नो, वीडियो कॉल प्रत्युष वर्मा जी, रिशु सिंह राठौड़, नितिन कुमार, अविरल, रेहान, नवाफ, सोमेंद्र, आशीष और शिवानी कुमारी, ये हमारे टॉप 10 बच्चे हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। कंपटीशन देख रहे हो कितना भयंकर टफ है, मामला सेकंड्स के भी कुछ पार्ट्स में चल रहा है ना। आओ देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें मैं क्या बताऊं अब तुम्हें, अभी बता के आया हूं। O2 का 1 लीटर है और SO2 है, दो गैसेज है ना। इसमें O2 भरा है, O2 है 1 लीटर, और इसमें SO2 भरा है, इसमें SO2 है 2 लीटर। क्वेश्चन में ये बोला है कि दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है।
जब दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, कहता है कि इसके 1 लीटर में n मॉलिक्यूल्स हैं। 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स है O2 के? n। तो बताइए SO2 के 2 लीटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे? अभी मैं आपको पढ़ा के आया हूं कि अगर गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। अगर यहां 1 लीटर होता तो इसमें भी 1 n मॉलिक्यूल्स होते, लेकिन यहां वॉल्यूम डबल है तो यहां 2n मॉलिक्यूल्स होंगे। बताइए, खत्म है मामला। डी ऑप्शन है यार। है? वो 15% वाले कौन लोग थे? यस, अरे वो कौन लोग थे 15% वाले? ये फॉरेन कहां से आया भाई? फॉरेन किसका आया था और कहां से आया फॉरेन? हाँ बोलो बोलो बोलो। हम्म, समझ गए? ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। एक और क्वेश्चन दे देते हैं सर आपको, ये लीजिए साहब। इसको घर पे करोगे क्या या यहीं करोगे? इसको यहीं करोगे कि घर पे करोगे? क्या लगता है? होमवर्क दें कि यहीं करवाएं इसको? बोलिए। पक्का? अच्छा, इसका भी पोल करवाएं? वाह बेटा वाह, बड़े तेजस्वी लोग हो तुम तो। इसका भी पोल करवाएं कि घर पे करना है कि यहां करना है? चलो इस पे घर पे करना आप लोग, है ना? इसको होमवर्क में करना ताकि तुम्हें एकदम मस्त मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके, है ना? अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। बहुत आसान लॉ है, हालांकि लॉज पे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। चलिए फिर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में सबसे लास्ट लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए अच्छे से, क्योंकि आप लास्ट लॉ पढ़ने जा रहे हो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सर ये जो लॉ है हमारी एनसीईआरटी में तो है नहीं, सर ये वाला लॉ हमारी स्टेट बोर्ड की बुक में तो है ही नहीं। नहीं होगा, नहीं होगा। स्टेट बोर्ड की बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये इस लॉ के बारे में जेईई में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर स्कूल में पढ़ रहे हो, आप स्कूल के लिए पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ, तो इस लॉ को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप जेईई के लिए पढ़ रहे हो, जेईई मेंस के लिए पढ़ रहे हो, एडवांस के लिए पढ़ रहे हो, तो ये लॉ हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? मेरे हिसाब से मैं कहानी को क्लियर कर देता हूं पहले से ही, फिर एकदम से नाम मत फिलो, सर ये तो था ही नहीं, कैसे करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो, इतना सिलेबस पहले से ही हो गया है ना? तो ये लॉ है, मतलब जेईई के सिलेबस में है, लेकिन एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दे रखा है। ये वाला लॉ किसने दिया था? ये सर 1792 में रिचर ने दिया था। हमें नहीं मतलब है भाई, हमें नहीं मतलब है ये लॉ किसने दिया था, बस ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए है। ये लॉ इसने दिया था, तब दिया था, तब दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ, ये लॉ कहता क्या है, ये लॉ क्या कहता है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। देखो फिर तुम मुझे ये कहोगे कि सर ये लॉ नहीं समझ में आया हमें। अच्छे से समझ लेना इसको। दादा सब लोगों का ध्यान स्क्रीन पर, सबका ध्यान स्क्रीन पे हो। इधर देखो सारे लोग, आ जाओ इधर देखो क्या कह रहा है ये लॉ। ये मल्टीपल प्रोपोर्शन जैसी फील आएगी आपको इसमें, है ना? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जैसी फील आएगी। आइए देखो क्या कह रहा है। कहता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट है बी और सी, मान लेते हैं दो डिफरेंट एलिमेंट में एक एलिमेंट है सोडियम, दादा सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, और दूसरा है क्लोरीन। इसको मैं बी बोल देता हूं और इसको मैं सी बोल देता हूं। इफ टू एलिमेंट्स बी एंड सी कंबाइन सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ ए थर्ड एलिमेंट, ये बी और सी दो एलिमेंट है, ये एक तीसरा एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन, जिसको इन्होंने मैं ए बोल दिया, है ना? इस हाइड्रोजन के साथ ये दोनों एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं अलग अलग, है ना? अलग अलग तरीके से कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है सर? अब सारी दुनिया ये जानता है कि सोडियम अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो सोडियम का हाइड्राइड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और अगर क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो HCl बनेगा। इसमें तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं। दो अलग अलग एलिमेंट थे, वो तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं। दो अलग अलग एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं, मतलब यहां 3 एलिमेंट है। यहां कितने एलिमेंट है बेटा जी? 3 एलिमेंट है। देखो यहां कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 एलिमेंट हुआ करते थे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में 3 एलिमेंट होते हैं ना? तो जो सोडियम है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है और क्लोरीन भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है,
ठीक है, तो देखो सर क्या बन गया, सोडियम हाइड्राइड और HCl बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताओ, सोडियम का मास, एटॉमिक मास कितना होता है 23, और हाइड्रोजन कितना 1, तो यहां पर मास का रेशियो क्या आ रहा है 23:1। वैसे यहां पर मास का रेशियो क्या आएगा, हाइड्रोजन का मास 1 है और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो इनके मास का रेशियो ये आ गया। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि इन दोनों कंपाउंड्स में ये जो एलिमेंट ए है इसका मास सेम होना चाहिए। देखो यहां हाइड्रोजन का मास सेम है, बिल्कुल है सर, हाइड्रोजन का मास सेम है, इधर भी 1 इधर भी 1। तो इस हाइड्रोजन के सेम मास के साथ, इस हाइड्रोजन के सेम मास के साथ जो सोडियम और क्लोरीन का मास रिएक्ट कर रहा है उसका रेशियो निकालो। सर सोडियम का मास रिएक्ट कर रहा है 23 और क्लोरीन का मास रिएक्ट कर रहा है 35.5, तो सोडियम और क्लोरीन के मास का रेशियो यह आएगा। आया क्या रेशियो? यस, मेरी बात समझ रहे हो? दो अलग अलग एलिमेंट थे, वो तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं, दो अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इन दोनों कंपाउंड्स में इस हाइड्रोजन का मास, जो तीसरा एलिमेंट है उसका मास दोनों में कांस्टेंट रहना चाहिए। सर बिल्कुल दोनों में कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास रिएक्ट कर रहा है उनका रेशियो निकाल लिया सर हमने, ये निकाल लिया। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट को आपस में रिएक्ट करवाना है। एक रेशियो और निकलेगा जब ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ आपस में कंबाइन होंगे। ठीक है, तो सर करवा दो कंबाइन। सोडियम जो है सर वो क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है। देखो अभी तक क्या हो रहा था, सोडियम हाइड्रोजन के साथ अलग कंबाइन हुआ, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ अलग कंबाइन हुआ। अब क्या होगा, सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन होंगे, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा सर। और ये जो NaCl बना है इसमें सोडियम और क्लोरीन के मास का रेशियो क्या आएगा 23 35.5। दो अलग अलग रेशियो आपने निकाले हैं, एक रेशियो यहां से आया है, एक रेशियो इन दोनों के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से आया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या तुम्हें दो रेशियो निकालने हैं? क्या करना है तुम्हें, दो रेशियो निकालने हैं। क्या करना है, दो अलग अलग रेशियो निकालने हैं। एक रेशियो तो आएगा जब ये दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे होंगे, ये रहा, और एक रेशियो आएगा सोडियम, ये दोनों अलग अलग हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे और सेम मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ जो दोनों एलिमेंट का मास रिएक्ट कर रहा है उसका रेशियो निकालना है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये कहता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये कहता है कि ये जो दोनों रेशियो है, ये दोनों रेशियो या तो सेम होंगे, या तो सेम होंगे या फिर एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। ये दोनों रेशियो या तो सेम होंगे या एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। तो मैंने ये वाला जो केस आपको बताया, ये कौन सा वाला केस है, ये वो वाला केस है जिसमें ये दोनों रेशियो सेम है। अगर ये रेशियो सेम आ रहा है इसका मतलब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फुलफिल हो रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फुलफिल हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस, एक बार के लिए इसको आप लोग नोट करो, है ना, एक बार के लिए आप इसको नोट कीजिए। फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूं, फिर हम लोग इस पे 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, तो एकदम ये कंठस्थ हो जाएगा, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, मेरी गारंटी है। एक बार के लिए इसको नोट करो आप, है ना, है ना, है ना? यस, एक और एग्जांपल दूंगा ना, एकदम बढ़िया वाला सेट हो जाएगा, तुम चिंता मत करना, बस तुम तो बस हौसला मत हारना भाई, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, है ना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम तो बस ये मान लेना कि हाँ मुझे समझ आ सकता है। हो गया क्या? चलें आगे चलें, एक और एग्जांपल दूं मैं। आओ सर एक और एग्जांपल लिखते हैं, है ना, वो वाला एग्जांपल देते ही तुम्हें कहानी एकदम बढ़िया सेट हो जाएगी, है ना, वो वाला एग्जांपल देते ही तुम्हारी कहानी एकदम बढ़िया सेट हो जाएगी। आइए देख लेते हैं। दो एलिमेंट है सल्फर और ऑक्सीजन, बेटा सारे लोगों का ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। दो एलिमेंट है सल्फर और ऑक्सीजन, है ना, दो अलग अलग एलिमेंट है, और सर ये तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होना चाहते हैं। तीसरा एलिमेंट हाइड्रोजन मान लेते हैं एक बार के लिए,
है ना, तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होना चाहते हैं। सोचो अगर सल्फर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा सर, H2S बनता था सर, है ना, हम ये जानते हैं सर। और अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो सर H2O बनता है ना सर, हम ये भी जानते हैं सर। सर इन दोनों में हाइड्रोजन का जो मास है वो कांस्टेंट होना चाहिए सर, है क्या कांस्टेंट, चेक कर लेते हैं। 2 और सल्फर 32, ये 2 और 16। सर हाइड्रोजन का मास तो दोनों में ही कांस्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन का मास कांस्टेंट है तो जो दूसरा एलिमेंट है उसके मास का रेशो निकाल लो, उसके मास का रेशो निकाल लो, है ना। तो वो रेशो क्या आएगा, 32 और 16, है ना। ये किसका है, सल्फर और ऑक्सीजन के मास का रेशो कितना आ गया, 32 और 16, है ना। 32 और 16 मतलब ऐसे लिख दूं 2:1, ऐसे लिख दूं क्या, 2:1 लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, रेशो कैसे लिख दूं क्या, 2/1, 2/1 लिख दूं तो किसी की दिक्कत है क्या, दादा बोलो ना। क्या मैं इस रेशियो को 2/1 लिख सकता हूं, 2/1 भी तो 2:1 ही है। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 × 1/1, है ना। अब सर ये इतना क्यों घुमा फिरा के लिख रहे हो सर, ये क्यों करना चाह रहे हो, अभी अभी समझ में आएगा। मतलब ये तो मानते हो ना ये सारा सब कुछ एक ही है, कोई बोल ही नहीं रहा यार। अरे दादा हाँ ना तो बोल दो यार, इतना तो मैं डिजर्व करता हूं। हाँ आप ये तो मानते हो ना 2:1, 2/1 या 2 × 1/1, ये तीनों चीजें एक ही है, ये तो मानते हो ना। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, इतना मान लिया ना तो मेरा काम बन गया। सर एक रेशियो निकाल लिया आपने, एक और रेशियो निकालना है, एक और रेशियो निकालना है। वो रेशियो कैसे निकलेगा, जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, और सल्फर और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए और क्या बना लिया, SO2 बना लिया। मानो क्या बना लिया बेटा जी, SO2 बना लिया। अरे सर देखो ये जो SO2 है इसमें सल्फर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 32-32 लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर। 32-32 बोले तो 1:1, बिल्कुल लिख दो सर। और 1:1 को मैं क्या 1/1 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हो सर। एक रेशियो आया 1/1, एक रेशियो आया 2 × 1/1। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये 2 × 1/1 जो है वो इस 1/1 का एक मल्टीपल है क्या, ये वाला जो रेशियो है क्या इसका एक मल्टीपल है क्या, अरे बोलो ना। बस मैं यही प्रूव करना चाहता हूं। ये जो दो रेशियो आप लोग निकालते हो अलग अलग, या तो ये दोनों रेशियो सेम होते हैं, जैसे इस वाले केस में दोनों रेशियो सेम थे, है ना, इस वाले केस में दोनों रेशियो सेम थे, या तो ये दोनों रेशियो सेम होते हैं या फिर ये दोनों रेशियो एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं। जैसे यहां पर 2 × 1/1 और ये 1/1, तो ये जो रेशियो है ये इसका 2 टाइम्स था, ये रेशियो मल्टीपल था। तो सर ये जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, इसमें एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि 3 अलग अलग एलिमेंट होंगे, देखो 1 2 3 एलिमेंट, और ये तीनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। सल्फर हाइड्रोजन के साथ होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ होगा, और ऑक्सीजन सल्फर के साथ होगा। 3 अलग अलग कंपाउंड्स बनेंगे। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं पर भी बन रहा हो तो वहां पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होने के चांसेस हैं। जैसे हम लोगों ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में लिखा था सिर्फ 2 ही एलिमेंट होने चाहिए और वो 2 एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करना चाहिए। ठीक है क्या मुन्ना, डन है, डन लिख दो फिर आगे चलते हैं, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। डन लिख दो फिर उस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यस 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 यस, इस पे डन लिखो फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें। डन लिखो फिर क्वेश्चंस करेंगे। अभी बेटा एग्जांपल क्वेश्चन में और आ जाएंगे, है ना, क्वेश्चंस में और आ जाएंगे एग्जांपल। एग्जाम्पल बथेरे हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम बस पढ़ाई करो, तुम बस देखते जाओ, अभी क्वेश्चंस में और करवा दूंगा। आओ एक क्वेश्चन दिया तुम्हें, इसका पोल मिलेगा आपको। इसका पोल मिलेगा, इस क्वेश्चन का पोल मिलेगा आपको। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स फॉलो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बताइए इनमें से कौन से कंपाउंड का सेट है वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है।
कौन सा है? अभी मैंने ट्रिक बताई है ना, अभी मैं ट्रिक बता के आया हूं, अभी मैं आपको ट्रिक बता के आया हूं कैसे करना है, क्या करना है। यस, आइए इस क्वेश्चन का पोल आप लोगों की स्क्रीन पर देते सीधा सीधा सा, पहले ही आ गया पोल आ गया बेटा। अरे बुन्ना पोल आ गया है, पोल आ गया है, पोल आ गया है, पोल आ गया। चिंता नहीं करिए, चिंता चिता समान होती है, क्या होती है? अच्छा सर, ये कहां से सुन के आए हो? बेटा मैं सुना रहा हूं ना, बस समझ ले इसको। चिंता चिता समान होती है, चिता। चिंता और चिता में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सच्चाई है ये। देखते हैं, 83% बच्चों ने सही जवाब दिया है, 17% तेजस्वी लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का गलत जवाब दिया। देखो मैं आपसे क्या कह रहा था, मान लो ये एग्जांपल आपको नहीं पता होता, एक बार के लिए सोचो नहीं पता होता, हालांकि इसका तो मैंने एग्जांपल जस्ट अभी दिया था, अगर मान लो नहीं पता होता, है ना, तो आप कैसे करते? मैंने अभी बोला था कि जब भी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात आती है, कितने एलिमेंट होने जरूरी है? 3 एलिमेंट होने जरूरी है। यहां सर 2 ही एलिमेंट है, नहीं हो सकता। यहां कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, नहीं हो सकता। यहां कितने एलिमेंट है? हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, 4 एलिमेंट, नहीं हो सकता। यहां कितने? हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, 3 ही एलिमेंट है। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सबसे पहले आपको यही चीज देखनी होती है। यस, सबसे पहले आपको यही चीज देखनी होती है, जब भी क्वेश्चन आता है ये चीज पहले देखो, है ना। बाकी सब में 2 थे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं हो सकता, 4 थे, वैसे ही नहीं हो सकता, काम ही खत्म हो गया। और आगे चलो, एक और क्वेश्चन देता हूं, ये वाले पे आओ, ये वाले पे आओ। यस, हाँ, ये वाले पे आओ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स फॉलो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? आपके पास वापस से कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, फटाफट से बताइए कहां पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फुलफिल हो रहा है ना। और इसका भी मैं आपको बोल दूंगा, इसका भी आपको बेटा पोल मिलेगा, है ना। आप लोग करिए, मुझे बताइए क्या आपको ये चीज समझ में आई या फिर नहीं आई। पोल दे रहा हूं बेटा मैं, पोल दे दिया। पोल आपके सामने है, 30 सेकंड का पोल है। यस, 30 सेकंड का पोल है, 30 सेकंड का पोल दे दिया बेटा मैंने आपके सामने। लो जी, 81% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं बेटा, बहुत ही अच्छी बात है, मतलब बहुत बढ़िया। देख लेते हैं एक बार के लिए पोल के बाद जो रिजल्ट आया, लीडर बोर्ड आपके सामने है ना। ये टॉप 10 बच्चे हैं, वेरी गुड, ये भी बहुत बढ़िया बात है।
मैंने आपको एक चीज सीधी सी बात बोली है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या देखना है, 3 एलिमेंट होने जरूरी है। यहां देखिए सर 2 ही एलिमेंट है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं हो सकता, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ही एलिमेंट है। सर यहां देखो सोडियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सर यहां 4 एलिमेंट आ गए, 4 एलिमेंट है तब भी नहीं हो सकता। सर यहां देखिए कार्बन सल्फर ऑक्सीजन 3 ही एलिमेंट है सर, मतलब कार्बन सल्फर ऑक्सीजन 3 ही एलिमेंट है सर, ठीक है। सर यहां पर भी 3 एलिमेंट है, फास्फोरस हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अच्छा सर इसमें लफड़ा हो गया, फास्फोरस हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सर ये 3 ही एलिमेंट है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर 3 एलिमेंट है तो फिर तू दूसरा रूल लगा, क्या, सल्फर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा CO2 बनेगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा SO2 बनेगा, और कार्बन और सल्फर आपस में रिएक्ट करेगा कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा। क्या ये 3 कंपाउंड प्रेजेंट है क्या? CO2 SO2 कार्बन डाइसल्फाइड बिल्कुल प्रेजेंट है सर। इसमें देखो क्या होता, सर फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, बना दो P2O3 बन गया सर। सर फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, बना दो PH3 बन गया, ठीक है। सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सर वो वाला कंपाउंड तो है ही नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2 बनाना चाहिए, यहां पर दिख रहा है क्या तुम्हें? सर यहां पर वो कंपाउंड है ही नहीं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करे, वो वाला कंपाउंड ही प्रेजेंट नहीं है सर, वो वाला कंपाउंड ही प्रेजेंट नहीं है सर। इसका मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, यही ऑप्शन करेक्ट है। अब क्या तुम मेरी बात को समझ गए क्या? यस आना बोलना पड़ेगा। और अगर ये चीज समझ में आ गई है तो मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन है जिसको होमवर्क में देना चाहता हूं, वो ये वाला है बेटा, है ना दादा, ये क्वेश्चन है, इसको बढ़िया ढंग से आप लोग घर पे बैठ के होमवर्क में करिए। इसी के साथ बधाई हो आप सब लोगों को कि हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म कर दिया है, बहुत आराम आराम से, बहुत धीरे पढ़ाया भाई। अगर तुम्हें इसमें भी लग रहा है ना, और तुम में से कुछ बच्चे हैं जिनको एक्चुअली मतलब मेरे से ये शिकायत है कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं, भाई लोगों मैं हाथ जोड़ के आपसे एक ही बात कह रहा हूं, बेटा ये तेज नहीं है, ये बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, इससे ज्यादा स्लो नहीं करवाया जा सकता। मैं आपको बताऊं ये बहुत स्लो चल रहा है, ये तेज नहीं है। तेज तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारी आदत नहीं है ये एक मतलब एक एक लेक्चर में इतने सारे क्वेश्चंस करने की, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की तुम्हें आदत नहीं है। मैं आपको बताऊं जिसको लग रहा है ना ऐसा, हाँ किसी को लग रहा है, कुछ बच्चों को यह भी शिकायत है कि सर क्लास में क्वेश्चंस कम हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो रहे क्लास में क्वेश्चन कम, नहीं हो रहे। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉपिक उतने ही क्वेश्चंस हो रहे हैं। कम तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम अपना दिमाग लगा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि ये जो टॉपिक है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो 50 क्वेश्चन होने चाहिए। सर यूनिट कन्वर्जन पे 50 क्वेश्चन होने चाहिए, यूनिट कन्वर्जन उस पे क्वेश्चन करवाऊं मैं? वो तो टॉपिक मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहिए था, मुझे लगता है मेरी गलती हो गई। वो मेरा टॉपिक है ही नहीं भाई, वो तो मैंने सिर्फ तुम्हें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए कि ठीक है यार तुम आगे कभी पढ़ो तो तुम्हारा कोई दिक्कत ना आए, तो एक बार के लिए मैंने करवा दिया। वो करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। उसमें बच्चों को शिकायत थी तुम में से कई लोगों को कि सर हमें यूनिट कन्वर्जन में कम क्वेश्चंस करवाएं। क्या बात कर रहे हो भाई, यूनिट कन्वर्जन पे अगर मैं 50 क्वेश्चन करवाऊंगा तो साला मोल कॉन्सेप्ट पे कितने करवाऊंगा? टॉपिक तो क्वेश्चन तो मोल कॉन्सेप्ट से आना है भाई, वो यूनिट कन्वर्जन से क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। तो कौन से टॉपिक का कितना रिक्वायरमेंट है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करता हूं कि मतलब कहां से किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन करवाने चाहिए। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखें, थोड़ा सा विश्वास करके आप लोग पढ़ाई करते रहे यार, एकदम से जजमेंटल ना बने ना, साला दुनिया के साथ यही दिक्कत होती है। और मुझे इस चीज से बहुत बड़ी नफरत है, क्या कि इंसान जो है ना वो खुद के केस में सबसे बड़ा वकील होता है और दूसरे केस में बहुत बड़ा जज होता है ना, दूसरे को बहुत जल्दी जज करता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, कम क्वेश्चन हो रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हमारे ऊपर, डाउट नहीं ले रहे। जज मत करो एकदम से, इतना जल्दी मत करो भाई, थोड़ा टाइम लो, हल्का ठंडा करके धीरे धीरे खाओ। अभी तो आए हो, 5 क्लास तुमने अटेंड करी है, उसी में तुम्हें सारा समझ में आ गया कि तुम्हें केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी। हद है भाई, कैसी बात कर रहे हो? है ना? तो थोड़ा खुद के केस में भी वकील बनो कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, है ना? वो भी चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो आप। आओ तो सर अब इसके बाद
हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। एकदम बढ़िया टॉपिक, एकदम मजा आएगा आपको भी पढ़ के ना, है ना। बहुत बढ़िया चीज सीखने वाले हो तुम आज, है ना। बहुत बढ़िया चीज सीखने वाले हो, है ना। बहुत बढ़िया चीज सीखने वाले हो। रिलेटिव एटॉमिक मास, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? इसको मैं शॉर्ट में RAM बोलूंगा, है ना। रिलेटिव एटॉमिक मास को मैं शॉर्ट में RAM लिखूंगा। आप लोग हेडिंग लिखिए RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, आओ जी आओ। सर क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर आपने वो एग्जांपल अच्छे से समझ लिया, इसका मतलब फिर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास समझ में आ गया बढ़िया ढंग से, है ना। समझना, जैसे मान लो आपकी क्लास है ना। आपकी क्लास है और आपकी क्लास के अंदर 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मान लेते हैं ना। आपकी क्लास में 3 बच्चे हैं अलग अलग। ठीक है जी बेटा जी, 3 अलग अलग बच्चे थे। ठीक है सर, ये रहे 3 बच्चे। एक बच्चा है A, एक बच्चा है B और एक का नाम है C। एक का वजन है 40 किलो। अरे सर इतना भी कम वाला हो जाएगा? हाँ बिल्कुल होता है। एक दूसरा B है, उसका वजन है 80 किलोग्राम, है ना। थोड़ा सा खाते पीते परिवार का है। और ये जो भाई साहब C हैं ये सिर्फ खाते ही रहते हैं पूरे दिन भर, 120 किलो के हैं, है ना। ये 3 लोग हैं, 3 बच्चे हैं क्लास के अंदर। ठीक है ना, 40 किलो का, एक 80 किलो का और 120 किलो का। ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर मैं तुमसे पूछूं सबसे छोटा मास कौन सा है इनमें? सबसे छोटा, सर ये रहा सबसे छोटा, है ना। ये छोटा है सर, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मास ऑफ बी रिलेटिव टू मास ऑफ ए कितना होगा, है ना। बहुत सिंपल मैथ्स पूछ रहा हूं तुमसे। तुमने मैं केमिस्ट्री तो घुसा ही नहीं रहा अभी, मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पूछ रहा हूं तुमसे। मास ऑफ सी रिलेटिव टू मास ऑफ ए कितना है? बताइए, सिर्फ केमिस्ट्री पूछ रहा हूं, सिंपल केमिस्ट्री। बी का मास ए के रिलेटिव कितना है? अरे कितना लिखूं? यस यस यस, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल आप कह रहे हो सर दुगुना है, ट्वाइस है, ट्वाइस ट्वाइस। बी का मास ए के मास से 2 गुना है, 2 गुना है। कैसे निकाला सर? 80 में बी के मास में ए का मास डिवाइड कर दिया। कितना गुना? 2 टाइम्स है सर, 2 टाइम्स। दिस इज नोन एज रिलेटिव मास। इसको मैं क्या बोलूंगा? रिलेटिव मास। इसको 2 को मैं रिलेटिव मास बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है ये इसके रिलेटिव कैलकुलेट किया गया है। किसी एक मास के रिलेटिव दूसरे का मास कैलकुलेट किया गया, दैट इज नोन एज रिलेटिव मास। ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, मास ऑफ सी रिलेटिव टू मास ऑफ ए कितना है? सी का मास ए के मास का कितना रिलेटिव है, कितना गुना है? कैसे निकालोगे? मास ऑफ सी डिवाइड बाय मास ऑफ ए, 3 गुना है। आप बोलोगे सर 3 है। 3 इज द रिलेटिव मास ऑफ 3 इज द रिलेटिव मास ऑफ 3 इज द रिलेटिव मास ऑफ सी। यस, 3 गुना है, 3 टाइम है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये 2 और 3 जो है इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? रिलेटिव मास। और सर ये जो 80 है ये क्या है? इसका एक्चुअल मास है ना। 80 क्या है? इसका एक्चुअल मास है। देखो 80 तो एक्चुअल मास था। 120 ये भी क्या है? एक्चुअल मास है। यस, अच्छा, जो उसका एक्चुअल मास है और ये रिलेटिव मास है। 2 और 3 आर रिलेटिव मास। सर ये जो रिलेटिव मास है ये कैलकुलेट किया जाता है किसी एक मास के रिस्पेक्ट में, किसी एक मास के रिस्पेक्ट में, 40 के रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट किया गया है। तो सर ये जो 40 kg है इसको नाम दे दूंगा, जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड मास, है ना। आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड बोल दो या फिर रेफरेंस मास बोल दो, एक ही बात। आपकी श्रद्धा है, आप क्या कहना चाहते हो। रिलेटिव मास हमेशा किसके? ऑब्वियस है ना, किसी एक चीज के रिलेटिव कैलकुलेट किया गया। तो जिसके रिलेटिव कैलकुलेट किया जाता है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड मास। यस, या फिर जिसको आप रेफरेंस मास भी बोल सकते हो। तो इसको वापस समझो, आप ऐसे बोल सकते हो कि जो बी का मास है वो इस स्टैंडर्ड मास से 2 गुना है, जो सी का मास है वो इस स्टैंडर्ड मास से 3 गुना है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? दादा एक बार बोलो तो सही, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हो सर। अच्छा सर, ये जो 40 है ये 40 क्या है? 40 इज योर स्टैंडर्ड मास, है ना। ये 40 क्या है? स्टैंडर्ड मास। स्टैंडर्ड बोल दो या फिर रेफरेंस बोल दो, एक ही बात है। 40 क्या है? स्टैंडर्ड मास। एक चीज आपको समझ में आ रही होगी यहां से
एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अगर मुझे रिलेटिव मास निकालना है तो मैं कैसे निकालूं। अगर मुझे कभी भी रिलेटिव मास निकालना हो, अगर मुझे कभी भी रिलेटिव मास निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा। मैं हमेशा एक्चुअल मास को स्टैंडर्ड मास से डिवाइड कर दूंगा, एक्चुअल मास को या फिर रेफरेंस स्टैंडर्ड मास से डिवाइड कर दूंगा, मेरा रिलेटिव मास निकल जाएगा। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यस डन है? मेरी बात समझ में आ रही है पक्का ना? सोच लो एक बार। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है, ये तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरा क्वेश्चन एक और आपसे, क्या ये जो रिलेटिव मास है क्या इसकी कोई यूनिट होगी क्या? दादा एक बार बताओ, ये जो रिलेटिव मास है क्या इसकी कोई यूनिट होगी क्या? क्या इसकी कोई यूनिट होगी क्या? जल्दी बताइए। हाँ, क्या इसकी कोई यूनिट होगी क्या? क्या इसकी कोई यूनिट होगी क्या? नहीं होगी सर। सर रिलेटिव मास की कोई यूनिट नहीं होगी। रिलेटिव मास सिर्फ एक नंबर होता है। यह नंबर क्या बताता है? यह नंबर यह बताता है कि किसी का मास स्टैंडर्ड मास से कितना गुना हैवी है। फिर बोल रहा हूं, किसी का मास स्टैंडर्ड मास से कितना गुना हैवी है। किसी का मास स्टैंडर्ड मास से कितना गुना हैवी है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, हीलियम का तुम लोगों ने एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना पढ़ा है? सर हमने पढ़ा है हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 4। सर हमने पढ़ा है नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 14। सर हमने पढ़ा है ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 16। इससे क्या समझना है आज के बाद? इससे क्या समझोगे सर? इसके आज के बाद हम ये समझेंगे, आज के बाद हम ये समझेंगे कि हीलियम का जो मास है, हीलियम का जो एक एटम का मास है वो इस स्टैंडर्ड मास से 4 गुना हैवी है। रिलेटिव मास क्या बताता है? रिलेटिव मास क्या बताता है कि कोई भी मास एक स्टैंडर्ड मास से कितना गुना हैवी है। तो जब मैं कहता हूं हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 4 है, इससे मुझे क्या समझ में आता है? इससे मुझे यह समझ में आता है कि हीलियम का जो एक एटम है वो उस स्टैंडर्ड मास से 4 गुना हैवी है। जब मैं कहता हूं कि नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 14 है, तो इससे मुझे यह समझ में आता है कि जो नाइट्रोजन का एक एटम है वो उस स्टैंडर्ड मास से 14 टाइम्स हैवी है। जब मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 16 है, इससे मुझे यह समझ में आता है कि ऑक्सीजन का एक एटम उस स्टैंडर्ड मास से 16 गुना हैवी है। क्या तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्या यस? अरे बोलो, क्या तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो? इस रिलेटिव स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? जब आप लिखते हो रिलेटिव एटॉमिक मास सोडियम का 23 है, इससे क्या समझ में आता है? इससे मुझे यह समझ में आता है कि सोडियम का एक एटम उस स्टैंडर्ड मास से 23 गुना हैवी होगा। अब आप बोलोगे सर आप बार बार यूज किए जा रहे हो स्टैंडर्ड मास, स्टैंडर्ड मास, स्टैंडर्ड मास, ये बताओ ये स्टैंडर्ड मास है क्या? तो स्टैंडर्ड मास आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, स्टैंडर्ड मास जो है जो केमिस्ट्री में लिया गया है वो लिया गया है मास, कार्बन 12 का एक एटम लिया है ना, और उसको 12 से डिवाइड कर दिया। दिस इज योर स्टैंडर्ड मास। आप लोग बोलते हो ना कार्बन 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो कार्बन 12 का एक एटम लिया और उसके मास को 12 से डिवाइड कर दिया। दिस इज योर स्टैंडर्ड मास, दिस इज योर रेफरेंस मास जो हमने यूज किया। बोलो 45 तक है ना क्लास? यस। क्या मेरी बात समझ में आई? अब यही क्यों लिया गया है इसके बारे में भी मैं समझाऊंगा, है ना। यही क्यों लिया गया है ये भी मैं समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये ध्यान रखो, दिस इज योर स्टैंडर्ड मास, दिस इज योर स्टैंडर्ड मास। कार्बन 12, कार्बन का एक आइसोटोप होता है कार्बन 12, उसका एक एटम लेके उसके मास को 12 से डिवाइड कर दिया, उसको स्टैंडर्ड मास बोल दिया। और अब आप समझो, अब आप समझो, जब मैं कह रहा हूं हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 4 है, इसका मतलब हीलियम का एक एटम इस मास से 4 गुना हैवी है। जब मैं कहता हूं नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 14 है, इसका मतलब हीलियम का, सॉरी नाइट्रोजन का एक एटम इस मास से 14 गुना हैवी है। और अगर मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना हो तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा? एक्चुअल मास डिवाइड बाय स्टैंडर्ड मास। बस तुम्हें पता ही नहीं लगा, तुमने रिलेटिव एटॉमिक मास सीख लिया। मैं तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, सीधा सीधा सा। ये जो डेफिनेशन लिखी है रिलेटिव एटॉमिक मास की, मैं तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट
है ना, मतलब जिसको आपने एक्चुअल मास बोला है, दिस इज योर एक्चुअल मास, है ना, इसी को आप लोग एक्चुअल मास बोल रहे थे, डिवाइडेड बाय रेफरेंस मास या स्टैंडर्ड मास। स्टैंडर्ड मास क्या है? 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला एक्चुअल मास डिवाइड बाय स्टैंडर्ड मास, एक्चुअल मास डिवाइड बाय स्टैंडर्ड मास। लो जी, ये आपके सामने फॉर्मूला हाजिर है, आपके सामने फॉर्मूला हाजिर है। बताइए समझ में आया क्या? बताइए समझ में आया क्या? इसको आपने एक्चुअल मास बोला है ना, इसको आपने एक्चुअल मास बोला है। यस, डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? एलिमेंट का कैन बी डिफाइंड एज द नंबर, ये सिर्फ एक नंबर होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, विच इंडिकेट्स how many times the mass of one atom of the element is heavier in comparison to the 1/12th part of the mass of an atom of carbon 12, जिसको आप लोगों ने स्टैंडर्ड मास बोला है। इस स्टैंडर्ड मास से किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एक एटम जितना टाइम हेवियर है, वही क्या होगा? वही उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। और सुनो, और सुनो, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये वाला एग्जांपल दिया था ना, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? एक्चुअल मास डिवाइड बाय स्टैंडर्ड मास। लो जी, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? एक्चुअल मास डिवाइड बाय स्टैंडर्ड मास। और स्टैंडर्ड मास ये होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, स्टैंडर्ड मास ये होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी, है ना, आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि ये जो नीचे वाली टर्म लिखी है ना, ये जो नीचे वाली टर्म लिखी है 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ये जो नीचे वाली टर्म लिखी है ना, पता है इसको दुनिया किस नाम से जानती है? इसको कहती है 1 AMU, या फिर आप इसको 1U भी लिख सकते हो। इसको दुनिया किस नाम से जानती है? 1 AMU या फिर 1U। 1 AMU, AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, है ना, ये फुल फॉर्म है इसकी, एटॉमिक मास यूनिट। और U को क्या बोला जाता है? यूनिफाइड मास। क्या बोला जाता है? यूनिफाइड मास। क्या बोला जाता है? यूनिफाइड मास। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? यूनिफाइड मास। ठीक है, तो यहां से अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करूं तो उसका फॉर्मूला एक और बन जाएगा, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय AMU, या फिर इसको आप U भी लिख सकते हो, है ना, ये एक और फॉर्मूला भी यहां से बना सकते हो। ये फॉर्मूला नहीं है, अभी फॉर्मूला तो एक ही है, इसी से सारे फॉर्मूले डिराइव हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा। आज का जो आपका होमवर्क रहेगा ना, वो DPP नंबर 3 है, उसको आप लोग और ऐड कर लेना, है ना। DPP नंबर 3 है जो क्लास में दिया है, ठीक है, ये भी रहेगा, रिवीजन भी रहेगा। मैं आपको बता दूं, मेरी क्लास 2 दिन नहीं होगी अब, ठीक है, सैटरडे संडे मेरी क्लास नहीं होगी, तो आप लोग बढ़िया ढंग से पढ़े। और कुछ मैं मॉड्यूल में से होमवर्क और दे देता हूं आपको, है ना, मॉड्यूल में से होमवर्क और दे देता हूं, रुकना जरा, मैं आपका मॉड्यूल निकाल लूं एक बार के लिए, मेरे पास जो मॉड्यूल है वो, तो मॉड्यूल में आपके एक इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन करके, है ना, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो 1 2 3 4, है ना, ये चारों क्वेश्चन कर लेना। एग्जाम्पल्स आप लोग 1 2 3 कर सकते हो, ठीक है, ये कर सकते हो। अब मेरे से पेज नंबर मत पूछना बे, हाँ सर पेज नंबर बता दो, पेज नंबर मत पूछना मेरे से, ये तुम देख लेना अपने हिसाब से। ये जो बेटा प्रारंभ है ना, प्रारंभ,
प्रारंभ में से 1 2 3 4 5 6 आप लोग कर सकते हो, आप लोग 7 भी कर सकते हो, ठीक है ना। 7 ही करना अभी, बस 7 तक ही करना। ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा तुम्हारा सिलेबस कितना धीरे चल रहा है ना, क्योंकि हर क्लास में कुछ मैं ज्यादा एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको दे भी नहीं पा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई किस हिसाब से तुम्हारा सिलेबस चल रहा है, ठीक है। फिर भी तुम्हें अगर लग रहा है कि फास्ट चल रहा है तो बेटा उसमें दिक्कत वाली बात है। PYQs में से 1 2 3 4 5 भी कर सकते हो आप लोग, 6 7, ठीक है, इतना ही करना है, 6 7 तक ही करना है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, बस आज आपको डीपीपी मिल जाएगी, आपको डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। बस मेरे हिसाब से अब क्लास को खत्म करने का टाइम आ चुका है ना। हाँ, क्लास को खत्म कर दें अब तो। अभी सुनो, मेरी ना 2 दिन क्लास नहीं होगी, ठीक है ना। मुझे लग रहा है आज आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो 2 दिन अपनी क्लास नहीं होगी, अब वापस हम लोग मंडे को मिलेंगे। मेरी आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग मंडे को क्लास में आए तो उस दिन जितना मैंने आज आपको पढ़ा दिया उतना सारा सब कुछ रिवाइज करके आए, है ना। उस पे जो क्वेश्चंस दिए वो क्वेश्चंस करके आए, जो आपको डीपीपी मिली है डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नहीं होता कोई बात नहीं, अटेम्प्ट करना जरूरी है ना। मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन हो ना हो, आधा सही हुआ आधा गलत हो, इट डजंट मैटर, क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया ना वो गलत बात है, ठीक है। हाँ, तो आप लोग बस बढ़िया ढंग से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपसे वापस मुलाकात होगी, ठीक है। अच्छा अच्छा, शायरी, ओहो, चलो 2 3 क्लास की पेंडिंग हो गई थी, आज आपको सुनाई देते हैं। शायरी तो नहीं है ये, इसको शायरी बना दिया लोगों ने, एक पोइम है ना। उस पोइम का एक छोटा सा पार्ट सुनाता हूं, पूरी पोइम कभी और सुनाऊंगा तो मैं तुम्हें, छोटा सा पार्ट सुनाता हूं इसका। बहुत बढ़िया लाइन, 4 लाइन है, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है ना। और खास तौर पे जो तुम लोग ये 10th वाले जो 11th में आते हो ना, जिनको लगता है हम बड़े हो गए हैं, है ना, उनके लिए है ये 4 लाइन, सुनना अच्छे से, बहुत बढ़िया 4 लाइन है। कहता है कि असफलता एक चुनौती है ना, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो उसमें सुधार करो। कई बार ऐसा लगता है ना कि कुछ मतलब कोई काम करने गए नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। क्वेश्चन करने बैठा हूं, 4 क्वेश्चन लगाए, चारों ही नहीं हुए मेरे से, ठीक है, छोड़ दिया और बैठ गए। अरे भाई, जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि ये 4 क्वेश्चन क्यों नहीं हुए, मुझे किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है या फिर मेरी कैलकुलेशन एरर कर रहा हूं, कहां दिक्कत है मुझे, तब तक आप उसमें सुधार नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। तो कहता है कि असफलता एक चुनौती है, उससे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो उसमें सुधार करो, और जब तक ना हो जाओ सफल नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो भाई, अगर कुछ जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि 2 लोग आपका नाम याद रखें, या फिर नाम नहीं भी याद रखवाना चाहते, आप ये चाहते हो कि जो मैंने सोच रखा है, जिस कॉलेज के बारे में मैंने सोच रखा है, जो मेरे ड्रीम्स हैं उनको मुझे पूरा करना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है बार बार उस चीज को पाने में बहुत बार आपको असफलता भी हाथ लगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बार बार कोशिश करना, है ना। तो जब तक आप कोशिश करते रहोगे, जब तक आप इंट्रोस्पेक्ट करते रहोगे, मैंने कहां गलती करी है, कहां प्रॉब्लम आ रही है, और उससे कुछ सीखते रहोगे, तब तक आप कभी भी, यूं मानिए कि आप हर बार कुछ सीख रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, है ना। अल्टीमेटली आपको गोल अचीव होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, ठीक है। तो चलिए फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में वापस मिलेंगे। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।